है, जो डिसिप्लिन है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो शिष्टाचार है, और जो डेडिकेशन है, हम आमतौर पे कहते हैं कि वो 20 साल पहले के जो बच्चों में हुआ करता था, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले बच्चों में हुआ करता था, वो अब नहीं नजर आता। ये हम आमतौर पे कहते हैं, है ना। अब वो खास तौर पे तब कहते हैं जब हमसे कहा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाल नहीं पा रहे हैं, अबला अबला बहुत सारी चीजें। तो हम लोग आमतौर पर ये बात कह देते हैं, है ना। अब वो बहुत गलत भी नहीं है, वो बात भी सही है। स्कूल के टीचर से जब आप जाके बात बात कीजिए, आप क्या आके क्या मामला है, क्यों क्यों बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल की जब बात करें तो और ज्यादा बातें करते हैं। तो वो फिर ये कहते हैं, हाई स्कूल वाले कहते हैं जो पढ़ाते हैं 9th 10th 11th 12th को, है ना, वो पढ़ाते हैं। मिडिल स्कूल का लेवल जो है 6ठी 7वीं 8वीं वो पढ़ाते हैं। उनका भी एक आर्गुमेंट है, वो ये कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल से जो मेरे पास बच्चा आता है, वो एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होगी, आपको आप जानते होंगे, नो डिटेंशन पॉलिसी, है ना। कोई बच्चा फेल नहीं करेगा, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं तक कोई फेल नहीं करेगा। फेल करने का प्रोविजन डिटेन किसी को करना ही नहीं है, सबको पास करना है। तो ये शिकायत बहुत पुरानी है, शिकायत ही बहुत पुरानी है। अब जब पास नहीं करना है, पास फेल का वो जो खतरा, हम लोग जब स्कूल में थे, आप लोग जब स्कूल में रहे होंगे, तो आपको शायद एहसास होगा कि एक डर, एक भय, एक खतरा रहता था, भाई अरे नहीं मेहनत करेंगे तो फेल हो जाएंगे, एक साल उसी क्लास में रहने पड़ेगा। 2-4 बच्चे चंद ऐसे होते थे जो 2-2 साल एक ही क्लास में रह जाते थे, रिपीटर्स कहलाते थे आमतौर पर। वो शब्द अब आजकल यूज में नहीं है। तो बहरहाल वो कहते थे कि नो डिटेंशन पॉलिसी है, हम बच्चों को फेल नहीं कर सकते, बच्चा अगर 2 नंबर ला रहा है तब भी पास होगा, 0 नंबर ला रहा है तब भी पास होगा, अगली क्लास में प्रमोट किया ही जाएगा। तो 8वीं तक जब आप नहीं फेल कर सकते, चाहे वो उसका अचीवमेंट जिस भी लेवल पे हो, तो जाहिर सी बात है पास करेंगे तो 9th में एडमिशन लेगा। मैं कुछ दिनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल भी रहा हूँ, स्कूल को देखा हूँ। तो वहां पर स्कूल के टीचर्स कहते हैं क्या करें सर, जब थोड़ा सा एजुकेशन के आदमी थे, वहां पर दूसरे पर्सपेक्टिव में सोचते थे, तो फिर वो वहां के टीचर कहते थे सर क्या करें, हमारे पास 8वीं पास करके जो बच्चा आ रहा है एडमिशन लेने के लिए, उसको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। अब बाकी एप्लीकेशन आती थी प्रिंसिपल के ऑफिस में, तो मैं देखता था बाकी लिखना नहीं आता था एप्लीकेशन। एक 5 लाइन के एप्लीकेशन में 50 गलतियां हैं, स्पेलिंग से लेकर के, पंक्चुएशन से लेकर के, वर्ड के इस्तेमाल से लेकर सारी गलतियां। क्लास में जाके देखे तो वही हाल। तो मतलब कहने का मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरा एक चेन रिएक्शन है जो चला आ रहा है, चेन रिएक्शन है। उसको ठीक करने के लिए आपने एक और सिस्टम का नाम सुना होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE, जो स्कूलों में होता है। तो पूरे साल बच्चों का कंटिन्यूअसली असेसमेंट होगा। यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास है जो फॉर्मेट असेसमेंट के नाम पे जो हम लोग लेते हैं 40%, और पीजी कोर्सेज में 25% जो इंटरनल असेसमेंट होता है, दरअसल वो कंटिन्यूअस असेसमेंट है, पूरे साल करना है आपको, है ना। ये एनुअल एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम के अलावा होता है। 40% कहीं पर, 30% है कहीं, 25% है। यूजीसी कहता है कि पीजी कोर्सेज में 25% होगा इंटरनल असेसमेंट, और पीजी कोर्स, यूजी कोर्सेज में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रोग्राम में थोड़ा वेरिएशन है, कहीं 40% है कहीं 30% है, इस तरह से। एनीवे, तो ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट दिया, सीबीएसई ने दिया था, अब पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ, स्टेट बोर्ड ने भी लागू किया। पर्पस ये था कि नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उसको पढ़ाइए नहीं और उसको पास कर दीजिए आप। जब आप कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे पूरे साल और उसका कंटिन्यूअस असेसमेंट करते रहेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो एक नया टर्म दिया गया बाद में, during the formation of the personality of the child, assessment should be continued. As a teacher, you are supposed to look at whether the progress is satisfactory or not, whether the development is going or not, whether the personality is being formed or not in a correct way, in the proper manner, in the manner it is desired. वो आप पूरे साल अगर देखते रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि बच्चा फेल हो जाए। क्यों फेल होगा भाई? जब आप हर वीक और हर हफ्ते और हर महीने पूरी क्लास में जब आप उसका ख्याल रखेंगे कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यकीनी तौर पर मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरे साल खत्म होने के बाद, स्कूल में सिस्टम होता है हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन का, है ना, तो वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो पास करने के काबिल न रहे या उसको पास करना पड़े मजबूरी में आपको, क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी। तो नो डिटेंशन पॉलिसी के जो ड्रॉबैक्स थे उसको दूर करने के लिए सीसीई का कॉन्सेप्ट आया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। टीचर्स आर सपोज्ड टू continuously evaluate and assess the performance of the child,
एंड और साथ साथ एक और टर्म है जो एजुकेशन के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, करते भी हैं, कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन भी करना है। बच्चे की कमजोरी का पता लगाना है, पूरी कमजोरी का, कहाँ पर किस पर्सपेक्टिव में, किस कंटेंट में, किस प्रोसेस में कौन सी ऐसे पहलू हैं जहां बच्चा कमजोर पड़ रहा है, उसको ठीक करना है। जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है प्रॉब्लम्स को और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करता है मेडिकेशन के थ्रू, टीचर को भी करना है डायग्नोस्टिक। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, दरअसल हम पहुंचना चाहते हैं स्कूल एजुकेशन की तरफ पहुंच रहे हैं, तो वो ये पूरा स्कूल एजुकेशन को ठीक करने का और स्कूल एजुकेशन के अंदर टीचर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन अगर देखा जाए बुनियादी तौर पे, तो इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है न सिर्फ स्कूल एजुकेशन को ठीक करने की, बल्कि स्कूल एजुकेशन जो है वो फीडर है यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन का। तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट डालता है। सो इन दिस वे टीचर एजुकेशन इज बेसिकली की ऑफ द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, देखा जाए उस तरीके से। और इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने पहली बार इंडियन हिस्ट्री में यह पहले बताया, पहले इस टीचर एजुकेशन वाज सपोज टू बी द पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये माना जाता था। 68 की पॉलिसी हमारी और 86 की पॉलिसी में, दोनों पॉलिसी जो मेजर पॉलिसीज हिंदुस्तान की रही हैं एजुकेशन के ऊपर, सबसे बड़ी बड़ी दो पॉलिसियां, उन्होंने भी टीचर एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन का हिस्सा माना था। ये मानना था कि भाई स्कूल एजुकेशन को ठीक करने के लिए टीचर एजुकेशन है, बाकी हायर एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एनईपी 2020 ने पहली बार इस पॉलिसी ने टीचर एजुकेशन को हायर एजुकेशन का हिस्सा बनाया। सो नाउ इन 2024 आफ्टर 2020 एनईपी, टीचर एजुकेशन हैज बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन का हिस्सा है। लेकिन हायर एजुकेशन का होते हुए ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक प्राइमरी स्कूल तक को देखता है, उसके लिए टीचर तैयार करना है, स्कूल एजुकेशन वो सारी की सारी। तो एनीवे मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि आप सब लोग डिफरेंट सब्जेक्ट से हैं, डिसिप्लिन से हैं, और कहीं ना कहीं आपका अपना एक बहुत जो है बहुत ही अहमियत है आपके कंट्रीब्यूशन का, कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो एजुकेशन में आना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो बीएड करने के लिए जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट से जाते हैं पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में, बीएससी करने के बाद, बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद। तो आपका भी कंट्रीब्यूशन है देश के स्कूल सिस्टम को टीचर प्रोवाइड करने में। आपके पढ़ाए हुए अंडर ग्रेजुएट बच्चे डिफरेंट कॉलेजेस, बीएड के कॉलेजेस में जाते हैं, बीएड करते हैं, और फिर अल्टीमेटली ट्रेनिंग के बाद वो स्कूल पहुंचते हैं। सो इन दिस वे यू एंड ऑल ऑफ अस आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, अगर देखा जाए इस तरह से। मैं जरा शेयर करने जा रहा हूँ अपना अपना प्रेजेंटेशन, और फिर मैं अपनी बात को इस तरीके से आगे बढ़ाऊँ। विजिबल है ये प्रेजेंटेशन हमारा? इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the topic of discussion, changing paradigms of teaching in the light of NEP 20। अब टीचर एजुकेशन के पैराडाइम बहुत बदले हैं 2014-15। आप में से जिसको पता हो, जो लोग एजुकेशन के उनको 100% मालूम होगा, और जो लोग एजुकेशन के नहीं है लेकिन एजुकेशन के लोगों से राब्ता रखते हैं उनको पता होगा। 2014-15 में एक बड़ा चेंज हुआ था टीचर एजुकेशन, बहुत बड़ा चेंज, जिस चेंज की बात 68 से की जा रही थी, 86 से पॉलिसी में भी की गई थी। बीएड जो है 2015 के पहले, 14-15 के पहले 1 साल का कोर्स हुआ करता था, और बहुत दिनों से पॉलिसी कहती थी कि जो बीएड का जो ड्यूरेशन है वो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 1 साल की ट्रेनिंग में आप क्या टीचर तैयार करेंगे? बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे क्वेश्चन से, और उसकी तरफ लोग जा नहीं पा रहे थे, फैसला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एनसीटी के चेयरमैन उस वक्त बहुत बड़ा फैसला लिया उन्होंने, और बीएड जो है 2 साल के कोर्स में कन्वर्ट हुआ। 2014 के फैसले के बाद 2040 रेगुलेशन ऑफ एनसीटी केम आउट with increasing the duration of the BEd program from 1 year to 2 year। पहला बैच निकलना शुरू हुआ 2015 से। ये पहले तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट शुरू हुआ था, जो कि पैराडाइम शिफ्ट अपने आप में, कि बीएड का प्रोग्राम 1 साल से बढ़ करके 2 साल हुआ। हमने जब बीएड किया था 1998 में किया था, मैं बताऊं आपको एक एपिसोड, 98-99 का बैच था हमारे बीएड का, और 98 में जब हमने बीएड में एडमिशन लिया था, उस वक्त हमारे टीचर्स ने क्लास में ये कहा था कि यू पीपल आर वेरी लकी, आप बड़े लकी हो कि आपका बीएड जो है वो 1 साल में पूरा हो रहा है, इसलिए कि अगले साल से बीएड 2 साल का होने जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हुए थे, चलो भाई 1 साल में बीएड हमारा हो जाएगा, अगले साल से 2 साल का कोर्स होने वाला है।
98 की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैंने बीएड किया था 98 99 वाला सेशन, और तब से लेकर के उसके पहले भी बात सालों से चल रही थी। और ये भी लग रहा था इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि शायद तकरीबन होने का फैसला हो चुका था या होने वाला था कि अगले साल से 2 साल का हो जाएगा। और हर साल ये बात हम लोग करते थे कि अब वो 2 साल का होगा, अब 2 साल का होगा, लेकिन किसी के अंदर शायद इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे, कोई फैसला कर नहीं पा रहे थे कि करें कि नहीं करें। अल्टीमेटली प्रोफेसर संतोष पांडा इग्नू में प्रोफेसर हैं, स्ट्राइड के हेड एंड चेयरमैन भी हैं वहाँ, वो चेयरमैन थे उस जमाने में एनसीटी के, और उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और बीएड को 2 साल का फॉर्म में कन्वर्ट किया 14 में। तो क्या सोच लीजिए कि हम अपने कैरियर में देखा 1998 से लेकर 2013 तक लगातार ये बात चल ही रही थी, जब मैं बीएड करने से लेकर के हमारे कैरियर में आने तक। पहली 14-15 से ये फैसला हो गया और आ गया, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और उसके बाद फिर जो जो चेंजेस का सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार चल रहा है, अभी तक ठहरा नहीं हुआ। एजुकेशन डिपार्टमेंट का ठहरा नहीं, स्टिल मेनी चेंजेस आर गोइंग ऑन, है ना। अब बहुत सारे सवालात भी जुड़े हुए हैं टीचर एजुकेशन के साथ, बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं, है ना। बहुत सारे सवालात इसलिए जुड़े हुए हैं कि आप सबको पता होगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे बीएड कॉलेज ऐसे हैं, है ना। अब मैं आपको नाम क्या बताऊं, आगरा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, आपको कई इलाके हैं, आपको गाजियाबाद के इलाके हैं, नोएडा के इलाके हैं। और अब मैं देखता हूँ बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, बहुत सारे स्टेट्स में, कुछ इलाके में बीएड कॉलेज बहुत ज्यादा है, कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में, कुछ पार्ट ऑफ द स्टेट में, और कुछ में कम है। लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज का जो एक तरह से मशरूमिंग है, बीएड कॉलेज की मशरूमिंग पूरे हिंदुस्तान में हुई है ना। और इसने बहुत सारे सवाल खड़े किए, बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए, है ना। उस पर पिछली गवर्नमेंट ने जस्टिस वर्मा कमेटी अपॉइंट की थी कि स्टडी कीजिए, देखिए कि बीएड में क्या हो रहा है, डीएलएड टीचर ट्रेनिंग में क्या हो रहा है। और जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन इसके बाद आई, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन है जो ये क्वेश्चन करती है कि नहीं साहब, ये जो बीएड के कॉलेजेस हैं ये दरअसल बीएड की डिग्री बेचने की दुकानें हैं, ये ट्रेनिंग कॉलेजेस नहीं है, और इन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन आया था, ये बहुत बड़ा रिकमेंडेशन था, ये मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, और 50 पेज का रिकमेंडेशन था। उसी की रोशनी में प्रोफेसर संतोष पांडा एज ए चेयरमैन ऑफ एनसीटी उन्होंने ये फैसला लिया और ये कह दिया कि बीएड 2 साल का हो। 2 साल का होने से आप बहुत सारे इश्यूज अपने आप सॉर्ट आउट हो। ये जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह थे अपने आप उनके पास स्टूडेंट्स की तादाद कम हो गई। अब अचानक अब फिर जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन आया जिससे कि अब लग रहा है कि सारे के सारे मसले धीरे धीरे खत्म हो जाए। अब वो क्या क्या सवाल है, मैं उसमें आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो टीचर एजुकेशन के बारे में ये देख लीजिए कि अच्छा क्या है ना, अच्छा क्या चीज है इसके अंदर, है ना, वो पहले देख लीजिए। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है, देखिए टीचर एजुकेशन की हिस्ट्री अगर मैं जाए, तो हिस्ट्री बात करनी हमारा मकसद अभी नहीं है। सबसे पहला टीचर एजुकेशन कॉलेज जो है नॉर्मल स्कूल के नाम से, जबकि स्कूल के अंदर ही टीचर की ट्रेनिंग भी होती थी, 1826 में शुरू हुआ, 1826 में, तकरीबन 200 साल हो गए, यानी कि 2026 में 200 साल 200 ईयर्स। और टीचर एजुकेशन पर हमेशा क्रिटिसिज्म होता रहा, हमेशा इसकी आलोचना होती रही कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उसके बावजूद टीचर एजुकेशन एग्जिस्ट करता है, टीचर ट्रेनिंग अभी भी होती है, और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेन किए जाते हैं, फिर उनका अपॉइंटमेंट भी होता है, सब कुछ हो रहा है। तो डिस्पाइट a lot of criticism, education is still existing and continuing its services. This shows that it has something good, so that it is continuing. अगर बहुत गड़बड़ होता तो शायद खत्म हो जाता। इसका मतलब है कि इसका एग्जिस्ट करना ही इस बात की अलामत है, इस बात का की पहचान है, इस बात का संकेत है कि टीचर एजुकेशन अपना काम तो कर रहा है ना। बहुत ही बर्बाद नहीं कह सकते, खराब जरूर कह सकते हैं, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है इसका जगह, इस बारे में अच्छी। दूसरा, सिग्निफिकेंस फेल्ट फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन। ये भी बात महसूस की गई कि पहले होता था प्राइमरी के लिए टीचर बना ट्रेन करना, बीएड पहले नहीं था, पहले तो प्राइमरी के लिए था, एलिमेंट्री के लिए, प्राइमरी के लिए हुआ, बाद में एलिमेंट्री लेवल के लिए हुआ, 8वीं क्लास के लिए हुआ, उसके बाद फिर हाई स्कूल के लिए भी टीचर तैयार किया गया। अब तो सवाल पैदा ये भी हो रहा है कि टर्शियरी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में भी टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी मैं कल एक लेक्चर ले रहा था HRDC जामिया का, और वहां पर ये सवाल पैदा हुआ। हमारे एक पार्टिसिपेंट से जो प्रोफेसर है और सीनियर प्रोफेसर है जामिया के अंदर ही, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हायर एजुकेशन में क्यों नहीं हम ट्रेन करते हैं। तो मैंने उनको फिर बात की, डिस्कस किया हमने। ये बात 10 साल पहले, 8 साल पहले मैंने एक पेपर लिखा था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि भाई आप सीनियर सेकेंडरी लेवल तक टीचर की ट्रेनिंग करते हैं, बजाबते प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है, हायर एजुकेशन में क्यों नहीं। बहरहाल उसका जवाब है, उसका पहला तो ये है कि भाई सारे बच्चे मैच्योर होते हैं यहाँ पर हायर एजुकेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एडोलेसेंट के लेवल को तकरीबन क्रॉस किए होते हैं,
तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन एक बेसिक ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। तो शायद वो बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक अपडेशन जो है, जो बेसिक स्किल्स है, उसी के लिए इंडक्शन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह का प्रोविजन है। और अब जो है जो है मदन मोहन मालवीय सेंटर ना, सेंटर फॉर टीचिंग के जरिए और ज़्यादा इसको इन्हांस किया जा रहा है, ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो बहरहाल टर्शरी एजुकेशन सेक्टर में भी ट्रेनिंग की, टीचर की ट्रेनिंग की बात अब हो रही है और उस पर फोकस किया जा रहा है। देन हाइटेंड रिमार्क्स ऑफ कोठारी कमीशन एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो मैंने पहली बात की आपको, कोठारी कमीशन और नेशनल और एनईपी 1986 ने भी ये कहा था कि बीएड का प्रोग्राम 2 साल का होना चाहिए और उसमें ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज है, बहुत सारी चीजें आई थी, कमेंट्स थे और उसको ठीक करने की जरूरत थी। बहुत सारा कुछ हुआ, बहुत सारा कुछ नहीं हो पाया, जो अब हो रहा है। और संतोष पांडा के वक्त से शुरू हो गया और धीरे धीरे चल रहा है। अब आखिर में है टीचर एजुकेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ स्कूल, जो मैंने पहले ऊपर बताया। पहले प्राइमरी स्कूल के लिए शुरू हुआ था, अब उसके बाद धीरे 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 हर लेवल, स्कूल के हर लेवल के लिए टीचर की ट्रेनिंग शुरू हो गई। और अब तो एक और चीज ऐड हो गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में खास तौर पे आपने देखा होगा 5+3+3+4 सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, उसके अंदर है ना, वो आपको अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का एक सेक्टर ओपन किया है। एनईपी 26 ने, सॉरी एनईपी 20 ने किया है, जो पहले नहीं थी। तो दिस पर्टिकुलर बिफोर प्राइमरी लेवल, बिफोर प्राइमरी स्कूल, जिसको हम लोग नर्सरी स्कूल कहते थे, है ना, जहाँ एलकेजी यूकेजी वगैरह की पढ़ाई 3 साल की पढ़ाई होती है उसमें, है ना, पहली क्लास में दाखिला के पहले का जो स्टेज है, जिसको प्री प्राइमरी भी कहते हैं। और प्री प्राइमरी से भी अच्छा टर्म अभी जो जो स्टैंडर्ड टर्म है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको यूज करता है, और उस पर पूरा चैप्टर है एनईपी पॉलिसी के अंदर, है ना, वो क्या है कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ये 3 साल का, बच्चे की उम्र जब 3 साल हो जाए तो उसे ईसीसी सेंटर्स में दाखिले कराएं, है ना, 3+4+5+, ये जो रहेगा आपको ईसीसी का स्टेज है। और 6+ होगा तो पहली क्लास में जाकर पढ़ाएंगे। तो ये जो एक नया नया लेवल ओपन अप हुआ है एनईपी 2020 के थ्रू, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। और इसका पूरा की पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर है ना, उसका पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा है। और आपने सुना होगा आंगनबाड़ी वगैरह तो है ही गवर्नमेंट सेक्टर में, आंगनबाड़ी सेंटर्स वगैरह है। और प्राइवेट स्कूल्स में आमतौर पर देखिएगा कि आप नर्सरी सेक्शन अलग से है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी नर्सरी सेक्शन वगैरह अब जो है तकरीबन हर जगह खुलना शुरू हो गया है। और अब उसमें ये भी प्रोविजन है कि टीचर की ट्रेनिंग भी, जो पहले प्राइमरी के लिए सिर्फ होती थी, प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल के लिए होती थी, है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में डाइट बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, जो प्राइमरी के लिए पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के लिए टीचर को तैयार करता है। अब बीएड जो है वो 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के लिए टीचर को तैयार करता है, पूरा का पूरा। अब ये ईसीसी में जो लोग पढ़ाएंगे, आंगनबाड़ीज में, नर्सरी स्कूल्स में, जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के सेंटर्स में जो टीचर काम करेंगे, है ना, जो सेविकाएं काम करेंगी, जो वॉलंटियर्स काम करेंगे, उनकी ट्रेनिंग की बात भी एनईपी 2020 करता है। ये कहता है कि इनको कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग या 1 साल की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और इसलिए हमारे जामिया में, मैं डिस्टेंस सेंटर को देख रहा हूँ, हम लोग ने पिछले साल एक कोर्स लॉन्च किया है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ये 1 साल का कोर्स है ना। आफ्टर डूइंग दिस कोर्स पीपल विल बी एलिजिबल टू बी टीचर एट अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन स्टेज, प्री प्राइमरी स्कूल्स, वो है। और ये कई सारे यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो पूरी की पूरी पॉलिसी का पूरा पिक्चर। नॉट सो गुड, क्या चीजें हैं जो सवाल पैदा करती है ना। तो सबसे बड़ा सवाल एग्जिस्टेंस पे ही डेंजर है जो था। हालांकि एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई टीचर जो है, खासतौर पे जो लोग एजुकेशन के बैकग्राउंड के नहीं है, वो कहते हैं कुछ लोग कि टीचर की क्या जरूरत है, ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, अगर कंटेंट आपके पास होगा तो आप पढ़ा लेंगे। कुछ लोगों का ये मानना, कंटेंट अगर आपके पास होगा तो मेथोडोलॉजी अपने आप निकल के आएगी, अपने आप निकल के आएगी, अपने आप निकल के आएगी। कुछ लोगों का ये मानना। हाँ, बहुत सारे लोग, खास तौर पे मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो लोग, कई सारे लोग हैं जो अपने आप में एक विडंबना है, अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो खुद बीएड नहीं किए होंगे, बीएड नहीं किया हुआ। हाँ, एजुकेशन की ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन की ट्रेनिंग खुद नहीं ली है, लेकिन बिकॉज ऑफ मेनी paths and routes, they occupied the highest position in the field of teacher education. कई बार आपने सुना होगा एनसीटी का चेयरमैन है, खुद एजुकेशन का आदमी नहीं, एजुकेशन के बाद छोड़ दिए, टीचर एजुकेशन का आदमी होना चाहिए, वो भी नहीं, वो है ही। कई बार आईएएस ऑफिसर चला रहा है, कोई सेक्रेटरी चला रहा है, ऑन डिप्यूटेशन बैठा हुआ है 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, अपने आप में सब। कई बार वो लोग भी हैं जो प्रोफेसर तो रहे,
लेकिन एजुकेशन के आदमी नहीं रहे, टीचर एजुकेशन के आदमी नहीं रहे। प्रोफेसर रहे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन टीचर एजुकेशन के नहीं। तो भाई कॉमर्स का आदमी और फिजिक्स का आदमी बराबर तो नहीं हो सकता ना। कॉमर्स का एक्सपर्ट कॉमर्स की फील्ड को समझता है ना। फिजिक्स का एक्सपर्ट फिजिक्स की फील्ड को समझता है। अब कॉमर्स का एक्सपर्ट्स को फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाएगा तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? फिर वो दूसरे तरह के सवाल पैदा करेगा। तो इस तरह के सवाल बहुत सारे लोगों ने पैदा किए कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि कंटेंट अगर आपके पास है तो पेडागोजी अपने आप निकल के आ जाएगी, मेथड अपने आप निकल के आ जाएगी। ये बात कुछ नहीं है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन आई डोंट एग्री विद दैट। कंटेंट होना जरूरी है, मस्ट है, लेकिन पेडागोजी अपने आप निकल के नहीं आ जाएगी, ये जरूरी नहीं है। पेडागोजी को निकलवाना पड़ता है। कुछ चीजें आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं बाय द वर्च्यू ऑफ योर नेचर, by the virtue of your personality, by the virtue of your creativity निकल के आएंगी, and by the virtue of your hard work। और दूसरा क्या होगा कि स्किल्स जो आप सीखेंगे, ये स्किल्स हैं जो टीचिंग को बेहतर बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस से आएगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सिर्फ मैन को नहीं करता, विमेन को भी करता है। ये किसी महापुरुष ने कहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आजकल के जमाने में तो लोग कहेंगे कि भाई जेंडर इशू की बात कर रहे हैं आप, है ना। अरस्तु ने कहा था मैन इज द सोशल एनिमल। अब अरस्तु क्या था, वो जेंडर बायस थोड़ी था, है ना। उस जमाने में इस तरह के स्टेटमेंट मेन वीमेन दोनों के लिए दिए जाते थे। बहरहाल दैट इज नॉट द इशू। सो ट्रेनिंग जरूरी है कि ट्रेनिंग जरूरी, हालांकि ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि देर आर टीचर्स हु आर, सम टीचर्स आर बोर्न एंड सम टीचर्स आर क्रिएटेड और ट्रेन्ड। जिस तरह से देर आर लीडर्स हु आर बोर्न लीडर्स होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं बोर्न होते हैं, उनके अंदर स्किल्स जो है बाय बर्थ होते हैं, उसको सिर्फ रीशेप करते हैं, शेप करते हैं, शाइन कराते हैं। और कुछ टीचर्स क्रिएट किए जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। तो दोनों चीजें टीचर के अंदर भी, लीडरशिप का जो मामला है वही टीचर का मामला है। तो बहरहाल, है ना, ये चीज। देन सम पर्टिनेंट क्वेश्चंस, इज टीचर एजुकेशन ए डिसिप्लिन? टीचर एजुकेशन एक डिसिप्लिन है या नहीं, ये अपना आप एक बड़ा सवाल है। फिजिक्स एक डिसिप्लिन है, केमिस्ट्री डिसिप्लिन है, हिस्ट्री डिसिप्लिन है, पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन है, कॉमर्स एक डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन है। टीचर एजुकेशन, या सिंपल कहें एजुकेशन, है ना, एज ए सब्जेक्ट, टीचर एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट, क्या वो डिसिप्लिन है या नहीं? इस पर भी अपने आप में बहुत बड़ा डिबेट है ना। कुछ लोग कहते हैं, मानते हैं, जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि नहीं, टीचर एजुकेशन इज नॉट इज डिसिप्लिन। नहीं, कुछ लोग कहते हैं डिसिप्लिन है, हमको मानना चाहिए इसको डिसिप्लिन। लेकिन अब तक इसका जवाब कुछ परफेक्ट नहीं है। कोई मैं एजुकेशन का आदमी हूं तब भी मैं नहीं कह सकता हूँ आपको कि टीचर एजुकेशन इज ए प्योर डिसिप्लिन। शायद प्योर डिसिप्लिन है भी नहीं, इसलिए कि टीचर एजुकेशन के अंदर देयर इज नॉट ए सिंगल कंसेप्ट जो इसका अपना हो। हम फिलोसफी से लेते हैं कॉन्सेप्ट, हम साइकोलॉजी यूज करते हैं, हम सोशियोलॉजी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज्यादा जो है हम लेकर के आते हैं। इन तीनों हमारे जो है बेसिकली रूट डिसिप्लिन हैं, उनसे हम कॉन्सेप्ट लेते हैं और अपनी टर्मिनोलॉजी को डेवलप करते हैं। तो यही सबसे बड़ा अपने आप में रीजन है कि टीचर एजुकेशन को प्योर डिसिप्लिन नहीं मानते हैं, अप्लाइड डिसिप्लिन के दर्जे में रखते हैं। हाँ, लेकिन पेडागोजी जो है वो दरअसल हमारी है अपने आप। लेकिन पेडागोजी को डिजाइन करना, कौन सी पेडागोजी किस बच्चे के लिए सुटेबल होगी, किस तरह की क्लास के लिए सुटेबल होगी, इसको तय करने में भी साइकोलॉजी मदद करती है, सोशियोलॉजी मदद करता है। दैट इज द रीजन। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज टीचर एजुकेशन ए प्रोफेशन? टीचर एजुकेशन एक प्रोफेशन है कि नहीं, पेशा के तौर पर इसको देखते हैं या नहीं देखते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा सवाल था। अब तक जो है एनईपी 2020 के पहले तक तो टीचर एजुकेशन को प्रोफेशन माना ही नहीं दिया। एनईपी ने अपने चैप्टर में लिखा है, चैप्टर 15 जो टीचर एजुकेशन के लिए डिवोटेड है, वहां उन्होंने माना है टीचर एजुकेशन को प्रोफेशन माना है पहली बार, है ना, और उसको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये भी एक डेवलपमेंट का काम है, ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जा रहा है। देन इज देयर एनी लीडरशिप इन टीचर एजुकेशन? जो मैंने पहले इशारा कर दिया आपको, जरूरी है सब्जेक्ट पर्टिकुलर फील्ड के अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, टीचर एजुकेशन के अंदर भी लीडरशिप होनी चाहिए। जब टीचर एजुकेशन का आदमी ही टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को हेड करेगा तभी वो सही डायरेक्शन में उसको ले जा सकता है। अगर उसको हेड करने वाला जो लीडर है उस फील्ड टीचर एजुकेशन का, वो अगर उस फील्ड का आदमी नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। अब अगर एआईसीटी की लीडरशिप किसी मेडिकल प्रोफेशनल वाले को दे दिया जाएगा तो क्या करेगा? यू कैन इमेजिन, तो क्या करेगा? एनसीटी की लीडरशिप, एनसीटी का चेयरमैनशिप अगर किसी ऐसे आदमी हाथ में हो जो टीचर एजुकेशन का आदमी नहीं हो, तो क्या पॉलिसी बनाएगा, क्या प्रोग्राम बनाएगा, क्या तय करेगा? प्रॉब्लम तो रहेगी।
है ना. दिस हैज बीन द इश्यूज विद टीचर एजुकेशन. 94 से ले जब स्टैब्लिश हुआ था तब से लेकर के आज तक बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर रहे, है ना. कई बार चेयरमैन टीचर एजुकेशन का ना होकर के दूसरे फील्ड करा. शायद ये भी बड़ी वजह रही कि टीचर एजुकेशन को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और जो ट्रैक पर जिसको जितना जल्दी आ जाना चाहिए शायद उतना जल्दी आ नहीं पाया. पॉलिटिकल रीजन भी इसके पीछे बहुत सारे हैं. लास्ट इज फ्यूचर ऑफ टीचर एजुकेशन डिमोरलाइज्ड, एग्जॉस्टेड एंड अनसर्टेन. ये अपना आप लोग सवाल है. एनईपी 2020 को देख के तो नहीं लग रहा है कि अनसर्टेन है. एनईपी 2020 ने टीचर एजुकेशन को एक अलग स्टेटस दिया, प्रोफेशनल फील्ड माना, और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन लेकर के आई, और उनमें से बहुत सारों पर अमल भी शुरू हो गया है. इसलिए ऐसा नहीं कि एग्जॉस्ट हो गया या डिमोरलाइज है या अनसर्टेन, ऐसा तो नहीं है. लेकिन एक बात जरूर है, तो 2009 की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो कहता है, जो एनसीटी बनाती है ना. एनसीटी ने सबसे आखिरी जो करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है वो 2009 में बना था. अब ये अगला बनना प्रोसेस में चल रहा है. अभी हमारे एनसीटी के नए चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन भी हैं एजुकेशन के, तो उनको बनाया गया है. ही इज फ्रॉम द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन. उनका करियर शुरू ही हुआ है टीचर एजुकेशन से. तो अब ये लीडरशिप आई है एजुकेशन के आदमी के पास, टीचर एजुकेशन के आदमी के पास. तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये और बेहतर हो पाए, क्योंकि कई सालों से ये लीडरशिप हमारे एजुकेशन के आदमी के पास नहीं. नाउ इट इज इन द हैंड ऑफ द लीडर्स in teacher education as a leader. We hope that it is going to do much better in the future. लेकिन हम जो बात कर रहे थे 2009 की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है, उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं खास तौर पे इशारा करना चाहता हूँ. उसका टाइटल है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन. सब टाइटल है टुवार्ड्स प्रिपेयरिंग ह्यूमन टीचर्स. टुवार्ड्स प्रिपेयरिंग ह्यूमन टीचर्स. ये जो ह्यूमन वर्ड इसमें ऐड किया है, ये ह्यूमन टीचर्स क्यों ऐड करना पड़ा एनसीटी को, क्यों उस पर बारे में सोचना पड़ा? इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा सवाल था. इसका मतलब यह है कि जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि टीचर की जो क्वालिटी होनी चाहिए, टीचर के अंदर जो ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, टीचर के अंदर जो इमोशंस होने चाहिए, टीचर के अंदर जो वैल्यूज होना चाहिए, टीचर के और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, एक गहरा ताल्लुक होना चाहिए, और एक गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो जो होना चाहिए, है ना, वो शायद लैक कर रहा था. इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही, तो बिल्डअप नहीं हो पा रहा था. हम ऐसा टीचर शायद पैदा नहीं कर पा रहे थे जो स्टूडेंट के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप पैदा कर सके, हेल्दी रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके, बच्चे स्टूडेंट्स को अपने बच्चे की तरह तरबियत दे सके, और उसकी जिंदगी को, उसकी शख्सियत को, उसके व्यक्तित्व को आगे बढ़ा सके और बना सके. उस तरह का टीचर पैदा नहीं हुआ. और इसलिए एनसीएफटी 2009 कहता है टुवार्ड्स प्रिपेयरिंग ह्यूमन टीचर्स. हमको सिर्फ टीचर नहीं बनाना है जो क्लास में जाके खड़ा हो जाए और पढ़ाने की नौकरी करे, वो नहीं चाहिए टीचर. हमें वो टीचर बनाना है जो टीचिंग को नौकरी न समझे, टीचिंग को सर्विस समझे, ह्यूमैनिटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी समझे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करे, बच्चों के साथ उसका संबंध हो, ह्यूमन रिलेशन जो हो जबरदस्त हो, इनक्रेडिबल हो, लवेबल हो, इंकरेजेबल हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पैदा करे. ये चीज, तो ये चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर एजुकेशन के अंदर. सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है यही है कि ऐसा टीचर बनाना, पैदा करना, ऐसा टीचर क्रिएट करना, ऐसा टीचर ट्रेन करना, खासतौर पे स्कूल एजुकेशन के लिए, जहाँ छोटे बच्चों को आपको डील करना होता है. अर्ली चाइल्ड केयर में जाइए तो बच्चे जो है 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, उनको पढ़ाना है. उनको पढ़ाना क्या होता है? उनके साथ तो खेलना है, कूदना है, बात करना है, गेमिंग करना है, उनके साथ इंजॉय करना है, एंटरटेन करना है, और उसी एंटरटेन और उसी इंजॉयमेंट, उसी प्ले वे एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को बहुत सारी चीजें पढ़ा देना है. ये डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर इज दैट. वही टीचर जब जाता है प्राइमरी लेवल पे, नेचर बदल जाएगा, मिडिल पे जाएगा, नेचर बदल जाएगा, हाई स्कूल में जाएगा, नेचर बदल जाएगा, है ना. लेकिन स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिलेशन है, ह्यूमन टच बहुत जरूरी है. जो सोशल रिलेशंस हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो रिलेशन नहीं होगा, वो लव एंड वो अफेक्शन नहीं होगा, वो इमोशंस नहीं होंगे, जब तक बच्चे को न लगे कि ये हमारे फादर के बाद, हमारे मदर के बाद शायद नेक्स्ट यही है हमारे बच्चे, जो हमारी जरूरतों को समझते हैं. जरूरतों से मुराद पढ़ने की जरूरत तो है ही, पढ़ने के अलावा जो जरूरत होती है, बच्चा इतना उसको लगे कि नहीं हमारी समस्या पर्सनल प्रॉब्लम हमारी, फिर भी हम मैडम से, सर से जाकर डिस्कस कर सकते हैं. वो एक भावना पैदा, वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर,
डर की भावना नहीं, खौफ की भावना नहीं, फियर का कल्चर नहीं, लव का कल्चर, अफेक्शन का कल्चर, वो कल्चर डेवलप करना है, ह्यूमन टीचर्स पैदा करना है। वो चीज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको डेवलप करने की, क्रिएट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो एनसीटी 2009 अपने टाइटल पेज में ही लिखता है, अपने 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 करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का टाइटल पेज में ही लिख देता है व्हाट वी करेंग ह्यूमन टीचर्स। लेकिन फिर भी 2009 से लेकर के 2024 हो गया, यानी कि 15 साल हो गए। और उस 15 साल में शायद इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा काम। हमें अभी भी ह्यूमन टीचर पैदा करने के लिए बहुत सारे काम करने की जरूरत है। और हमें लगता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, जो अभी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आई है कि आईटेप लेकर के आई है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 4 साल की ट्रेनिंग होती है ना, उसका मैं बताऊंगा अभी बाद में कैसे होता है। तो शायद उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया है। 1 साल की बीट था, उसके बाद 2 साल का बीट हुआ, है ना। तो ह्यूमनिज्म को पैदा करना इतना आसान नहीं होता है कि 1 साल की ट्रेनिंग में, 6 महीने की ट्रेनिंग में आप ह्यूमनिज्म को पैदा करना, है ना। ह्यूमनिज्म और ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन रिलेशंस, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए तो समय लगता है, टाइम लगता है। आइडेंटिटी का फॉर्मेशन होता है, इट टेक्स टाइम। तो इसलिए अब ऐसे लोगों को टीचर एजुकेशन की तरफ लाने की कोशिश है, टीचर बनाने की कोशिश है जो वाकई टीचर बनना चाहिए। और इसलिए के लिए पैराडाइम शिफ्ट है अपने आप में, हम उस पर बात करेंगे। एनईपी 2020 कंसर्न्स फॉर टीचर्स, है ना। एनईपी 2020 ने चैप्टर 15 के अंदर टीचर्स के कंसर्न के बारे में लिखा है। टीचर एजुकेशन के बारे में लिखने से पहले उन्होंने टीचर के बारे में लिखा और एक बहुत बड़ी हकीकत को एक्सेप्ट किया एनईपी 2020 ने कि रीस्टोरिंग डिग्निटी एंड प्लेस ऑफ टीचर्स इन द सोसाइटी। समाज के अंदर, माशरे के अंदर जो टीचर का मकाम है, उसकी डिग्निटी है, उसको रीस्टोर करना। क्यों रिस्टोर करना है? रिस्टोर करने की बात इसलिए हो रही है, इसका मतलब कि वो अपनी जगह से हट चुका है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि टीचर का जो मकाम, जो उसका रुतबा, जो उसका डिग्निटी, जो उसका होना चाहिए पोजीशन सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, फैमिली के अंदर, वो आज की डेट में नहीं है। इसका नहीं है, तभी तो रिस्टोर करने की बात हो रही है। गुरुकुल में जो गुरु का मकाम होता था और गुरु शिष्य का संबंध होता था, दरअसल वो आइडियल संबंध है और आइडियल पोजीशन है और आइडियल सिचुएशन है और आइडियल डिग्निटी गुरु का, जो पूरा का पूरी तरह से वो अपने अपने टीचिंग में डिवोटेड होते थे। टीचिंग ही उनका सोना और कहते हैं ना, ओढ़ना बिछोना सब टीचिंग। और इस शिष्य का भी ऐसे ही था, ओढ़ना बिछोना, पढ़ना है, सीखना है, लर्निंग है। अब कमाने के लिए, खाने के लिए वो लर्निंग भी नहीं होती थी उस जमाने में। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ वैल्यूज, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू ह्यूमन बीइंग, ये था, मानव निर्माण था। मानव निर्माण के लिए शिक्षा थी। लेकिन आज बदल गया, विश्व बदल गया, समाज बदल गया, जरूरतें बदल गई, है ना। एजुकेशन का एम्स ही बदल गया है ना। और हमें लगता है, मैं भी इससे एग्री, पूरी तरह एग्री करता हूँ कि आज की डेट में एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में वो वाला पहला जो था मानव निर्माण, है ना, वो बदले हुए रूप में है। मानव निर्माण तो करना है, लेकिन भाई खाली पेट भजन भी नहीं होता। हाँ, खाली पेट कैसे होगा? तो पहले खाने पीने का जुगाड़ करो। तो इसलिए एजुकेशन को ऐसे बनाना पड़ेगा जो इम्प्लायबल है, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ये टारगेट है। इसलिए स्किल्स को, उसके लिए स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। स्किल्स होगा तभी एम्प्लॉयबिलिटी होगी। खाली पीली बीए के और बीएससी की डिग्री से काम नहीं चलेगा। 90% ले आए हैं, 95% ले आए हैं बीएससी में, बीए में, एमए में, एमएससी में, एमए में, 99% लेके आए हैं। जरा चलिए कंप्यूटर पे बैठ जाइए, है ना, जरा एक डिजाइन कर दीजिए हमारा एक ब्रोशर में, ब्रोशर पब्लिश करना है, कवर पेज डिजाइन कीजिए, तो आप कर नहीं पा रहे हैं। आपने किया हुआ है बीएससी आईटी, तो उस मार्क से क्या फायदा है? उस मार्क से कुछ फायदा नहीं होगा, वो आपको इम्प्लॉयबल नहीं बनाएगा। आप 12वीं क्लास पास हैं, आप मेरा ये काम कर दीजिएगा, ब्रोशर का कवर पेज बना दीजिएगा। बैठ गया बच्चा, बना दिया धराधर, लो भाई लीजिए सर, हो गया। दिस इज इम्प्लॉयबिलिटी। और ये काम का बंदा है भैया, भले ही 12वीं पास। बीएससी वाले को हटाओ, ये 12वीं वाला बच्चा है ना, लाओ। यूरोपियन कंट्रीज में कहते हैं डिग्री उग्री छोड़ो, ये काम करो, काम करोगे नहीं करो, ये काम, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये काम कर दो हमारा, आपको जॉब देते हैं। डिग्री उग्री छोड़िए, डिग्री की गोली मार, है ना। वो वो कल्चर, तो दैट इज, इसका मतलब है टीचर को बदलना पड़ेगा। टीचर जब बदलेगा तो ही डिग्निटी उसके वापस आएगी, उसका प्लेस तब वापस आएगा, ये चीज। तो बहरहाल
इसको रीस्टोर करने की कोशिश है। और हमें लगता है कि जो 7th पे कमीशन के बाद तो सैलरी वैलरी भी अच्छी हो गई टीचर की अब, है ना। पहले तो बहुत बुरा हाल हो गया था, नहीं तो वो भी, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है समाज के अंदर। टीचर लोग बनना नहीं चाह रहे थे, अब बनना चाह रहे हैं क्योंकि अब सैलरी वगैरह अच्छी हो। बीच में बहुत आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि सैलरी नहीं थी, है ना। समाज तो सब चीज को आंकता है पैसे की बुनियाद पे, है ना। हालांकि ये खराबी है लेकिन आंकता है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एनीवे, सेकंड इज अट्रैक्टिंग आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स टीचिंग। एनईपी 2020 कहता है कि हमको टीचिंग की तरफ ऐसे बच्चों को अट्रैक्ट करना है जो आउटस्टैंडिंग हो इन देयर परफॉर्मेंस, जिनकी कंटेंट की कमांड हो, कंटेंट अच्छा हो और टीचर बनना चाहते हो। ऐसे बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है। उसके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप शुरू करने की बात की है एनईपी ने। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इन 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम शुरू हो गया है ऑलरेडी। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से काम से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं अटेंड, और एएमयू ने पिछले साल से शुरू कर दिया है। 2023-24 का पहला बैच जो है फर्स्ट ईयर का, उनका इस बार एग्जाम शायद दे चुका होगा या देने वाला होगा। एडमिशन शायद थोड़ा देर से हुआ था क्योंकि पहली बार शुरू हुआ था, लेकिन होपफुली दे वुड बी गिविंग एग्जामिनेशन, है ना। कई सारी यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। ये पूरा फुल फोकस है, यानी कि आपको 12वीं क्लास के लेवल पे ही बच्चों को तय कर देना है। जिन बच्चों को टीचर बनना है तो अब जनरल बीएससी में नहीं करना है, जनरल बीए नहीं करना है, आपको जनरल बीकॉम नहीं करना है। अगर आपने तय कर लिया है, टीचर बनना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं आप टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन, और टीचर बनना आपको अच्छा लगता है, आप 11th 12th में तय कर लीजिए। तो 12वीं क्लास के बाद ही आपका एडमिशन हो जाएगा बीएससी बीएड के नाम से। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं तो बीएससी बीएड में आ जाइए। अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, हिस्ट्री के, सोशियोलॉजी के, इस तरह के सब्जेक्ट के, सोशल साइंस के, तो बीए बीएड कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं और फिर टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल में सिस्टम में जाना चाहते हैं, तो बीकॉम बीएड कर। तो 4 साल का, पहले करते तो 3 साल का बीएससी करते, फिर 2 साल का बीए करते, 5 साल लगता। अब आपका 1 साल का बच भी जाएगा, 4 साल में ही आपका पूरा हो जाएगा बीएससी बीएड बीए बीएड बीकॉम बीएड। दिस इज कॉल्ड 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये पर्पस इंटीग्रेटेड है। अब जाहिर सी बात है कि जब 4 साल जब लगाएंगे तो वो बात शायद ह्यूमन टीचर्स पैदा कर पाए। 4 साल जब आप टीचर के साथ रहेंगे, बीएड कॉलेजेस में रहेंगे, है ना, तो शायद प्रोबेबिलिटी है, अभी प्रोबेबिलिटी में कहूंगा, मैं सर्टेनिटी नहीं कहूंगा, है ना, प्रोबेबिलिटी है कि शायद हम आज के मुकाबले ज्यादा बेहतर टीचर पैदा कर पाए। जो 1 साल में कर रहे थे, जो 2 साल के कोर्स में कर रहे थे, 4 साल के कोर्स में उससे अच्छा पैदा कर पाए। हालांकि अपने आप में एक बड़ा सवाल है, टीचर एजुकेशन के लोगों से पूछिएगा कि 1 साल का बीएड अच्छा था या 2 साल का बीएड अच्छा है, तो आपको बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिलेंगे। आप बहुत मिक्स्ड, कुछ मानों में 1 ईयर का बीएड बहुत अच्छा था, कुछ मानों में 2 ईयर का बीएड अच्छा है। एज ए होल क्या अच्छा है दोनों में से, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। कोई रिसर्च इस पर नहीं हुई है आज तक। पीएचडी के लेवल पे लोगों ने किया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च होती और फिर उस रिसर्च की बुनियाद पे तय होता कि कौन ज्यादा अच्छा है, और उसके हिसाब से फिर फैसले किए जाते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन उस तरह का कोई रिसर्च हुआ नहीं। उसमें बहुत सारे सवाल अभी भी जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह से अब 4 साल का करने के बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि इससे मुकाबले शायद ज्यादा बेहतर है। बीएससी के ये शुरू किया, और उसमें स्पेशल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की प्रोविजन है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया। गांव के जो इलाके के बच्चे हैं, रूरल इलाके के जो बच्चे हैं, अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम में दाखिला लेंगे तो उनको स्पेशल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, स्पेशल स्पेशल मिलेगी, अलग से स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके पीछे लॉजिक बहुत सारे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो अगले पॉइंट में साथ शामिल है, कि जो जिसमें लिखा है प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज विद इंसेंटिव्स एंड लोकल हाउसिंग। होता क्या है कि गांव में लोग जाना नहीं चाहते हैं जॉब करने के लिए। स्कूल में अगर अपॉइंटमेंट हुआ है और आपका बिल्कुल शहर से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर गांव में अगर अपॉइंटमेंट हो गया तो जाना नहीं चाहते। उनके बहुत सारे आर्गूमेंट्स, बहुत सारे। मैं 2016 मेरे ख्याल में, 16 या 17 की बात है, 2016-17 में लखनऊ गया था। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट का हमको मॉनिटरिंग करनी थी, सर्व शिक्षा अभियान की मॉनिटरिंग। तमाम प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल को देखना था पूरे डिस्ट्रिक्ट का। और हमारे साथ जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी उसको कोऑर्डिनेट करता था। हमारे साथ एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वो लगे हुए थे साथ में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर लगे हुए थे साथ में। उनके साथ गाड़ी से जाते थे, अलग अलग स्कूल रैंडम विजिट करते थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैंने देखी, वो इससे रिलेटेड है, बहुत मुझे दिमाग में बात आ गई तो याद आ गया। मैं एक शहर के
शहर के स्कूल में पहुंचा, शहर में, लखनऊ सिटी के, है ना, ये थोड़ा सा किनारे था लेकिन शहर का एरिया था, अर्बन एरिया था लखनऊ सिटी का। वहां पहुंची तो देखा कि टीचर्स बहुत हैं। पता चला कि उस मिडिल स्कूल है, और मिडिल स्कूल में 18-20 टीचर है। बच्चे कितने थे तो 35, सरप्राइजिंग, 35-40 बच्चे। मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है लेकिन बहुत कम बच्चे थे, 55 या 55 इस तरह से कुछ बच्चे थे। एक हमारा तो बहुत ही सवाल पैदा हो गया, क्या हुआ, क्या मसला, क्या है, क्या बात है, ये क्या है। तो उन्होंने फिर टीचर्स ने बताया, और फिर स्कूल के बाहर निकल के और लोगों से पूछा, जो मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर से पूछा, तो पता चला कि लोग कहते हैं कि भाई एक तो बात है कि सर ये यहाँ पर बच्चे सब जो है, पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, शहर है भाई, अर्बन एरिया से। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? 18-20 जो टीचर हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं सर प्राइवेट स्कूल, और जाहिर सी बात है बहुत इलाका है तो बच्चे दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को भेजते हैं। अब यहाँ पर कौन बच्चे हैं? गरीब तबका का जो है, जो रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, तो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल, उनके बच्चे आते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर बहुत कम हैं, इसलिए बच्चे बहुत हैं। टीचर ज्यादा क्यों हैं? हमने कहा अगर 54 बच्चे हैं तो भाई फिर टीचर कम होने चाहिए। तो फिर उन्होंने एक और चीजें बताई। वो क्या बताया कि सर क्या करें, ये टीचर्स वगैरह जो बाहर वाले ने बताया, टीचर क्या बताएंगे, बाहर से पता चला दूसरे सोर्सेस से, ये लोग ट्रांसफर करा लेते हैं। इनका तो अपॉइंटमेंट हुआ था फलाने गाँव में, लेकिन उन्होंने फिर जो है हमारे मंत्री जी से मिल करके, या जो भी बहुत सोर्स हो सकते हैं, ट्रांसफर करा लिया। तो उनकी फैमिली रहती है शहर में, तो ट्रांसफर हो गया शहर में। तो ये बड़ा मसला है। ये सारे इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है, और इसलिए देखिएगा आप, उसमें आगे अगला पॉइंट है चेकिंग इरेशनल टीचर ट्रांसफर। उसको चेक करने के बाद एनईपी कहता है कि जो इरेशनल टीचर ट्रांसफर है उसको चेक करना है। थ्रू ऑनलाइन होगा ट्रांसफर, कंप्यूटराइज सिस्टम से होगा, और ट्रांसपेरेंट होगा, और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेवलप किया जाएगा। अब डेवलप हुआ या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन एनईपी कहता है कि इस तरह की ट्रांसफर को रोका जाएगा, और एक बिल्कुल ही रैंडम बेसिस पे, ऑनलाइन बेसिस पे, ट्रांसपेरेंट तरीके से स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के थ्रू एक ट्रांसफर होगा, कि जिस तरह से अनबैलेंस न हो, और ऐसा ना हो कि कहीं बच्चे बहुत ज्यादा हैं टीचर कम है, और कहीं बच्चे बहुत कम है टीचर ज्यादा है। बहरहाल दीज आर सम कंसर्न्स ऑफ टीचर एंड टीचर एजुकेशन, ये सारी चीजें। अब देखिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, स्कूल में टीचर अपॉइंट करने के लिए ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और ये भी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है, बहुत खुशी होती है कि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत कैसे हुई, मैं थोड़ा बता दूं। ये बताना इसलिए जरूरी है कि मैं जामिया से हूँ, और दो खूबसूरत बातें जो मैं, एक बात तो मैंने बताई, प्रोफेसर संतोष पांडा जब चेयरमैन थे, बीएड को 1 साल से 2 साल कर दिया। और एक बात जब 2009 की बात की, जहां ये टाइटल लिखा कि टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग ह्यूमन टीचर्स, उस वक्त एनसीटी के चेयरमैन जो थे प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी थे, जो मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से, यही से रिटायर हुए वो। हमारा चेंबर उनका चेंबर बिल्कुल आमने सामने है ना। और उन्होंने ही ये जो कॉन्सेप्ट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये डेवलप किया था। उनके जमाने में यार, उनको पता था कि एनसीटी के इंस्पेक्शन में पहले जा चुके थे, देख चुके थे पूरे हिंदुस्तान में बीएड के कॉलेज मशरूमिंग ग्रोथ है उनका। अब बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे, आपको पता होगा कि जिसका एक नया टर्म यूज होता था, नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस। नॉन अटेंडिंग, आप में से कुछ को पता हो शायद, ये वो कॉलेज थे जहाँ स्टूडेंट एडमिशन लेते थे बीएड में, एडमिशन के बाद सिर्फ एग्जाम देने जाते थे, बाकी बीच का मामला साफ। हाँ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, लेकिन ऐसा सिस्टम मत समझिए कि वो डेवलप हो गया, कहीं लिखा हुआ नहीं है। प्राइवेट कॉलेज है पैसा कमाने के लिए, दुकान ही प्राइवेट कॉलेज का मतलब पैसा कमाना है उनका, मेन 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 फोकस वो है। अब कोई गया भाई एडमिशन लेना है हमको, तो ठीक है आपको दीजिए, रेगुलर आएंगे, क्लास करेंगे, सब कुछ होगा, तो इतनी फीस है। और अगर आप नहीं आ पाएंगे तो फिर इतनी फीस है, फीस 1.5 गुना है, 2 गुना है। तो इस तरह से पता चला कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे चल रहे हैं जहाँ बच्चे आते नहीं, एग्जाम हो जाता है, डिग्री मिल जाती है। उस तरह के कॉलेजेस के लिए एक नया टर्म कॉइन हुआ मार्केट में, बता रहा हूँ, नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस। वो पता था एनसीटी के चेयरमैन को उस वक्त, उन्होंने कहा कि यार इसको कैसे ठीक करें। और आपको ये भी पता है कि बीएड कॉलेज वगैरह बहुत सारे पॉलिटिशियंस के होते हैं, बंद करना इतना आसान नहीं। बंद करने की कोशिश की तो बहुत सारे इश्यूज में फंस गए, है ना, केस मुकदमा शुरू हो गया। बहरहाल उसमें पढ़ना मैं नहीं चाहता, लेकिन दिस वाज ए ब्यूटीफुल थिंग। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बीएड भी कर लो, डीएलएड भी कर लो, टीचर ट्रेनिंग कर लो, लेकिन आपका एक टेस्ट होगा, जैसे नेट होता है यूनिवर्सिटी सिस्टम में दाखिल होने के लिए एज ए टीचर बनने के लिए, उसी तरह से स्कूल एजुकेशन में दाखिल होने के लिए आपको टेट देना पड़ेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसकी वैलिडिटी जो थी पहले 7 साल की थी, 3 साल की थी, बाद 7 साल की हो गई, और अब एनईपी 2020 ने उसको कहा कि लाइफ टाइम
एक बार आप, जैसे नेट का होता है नेट लाइफ टाइम, उसी तरह से अब टेट पे जो है लाइफ टाइम, एक बार निकाल लिया तो आपने, आप एलिजिबल है। लेकिन स्टेज के लिए होगा, फाउंडेशनल स्टेज के लिए भी है, प्राइमरी के लिए भी है, मिडिल के लिए भी है, और आपको सेकेंडरी लेवल के लिए, हर स्टेज के लिए टीचर तैयार होगा। टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा स्कूल एजुकेशन में जाने के लिए, जो अपने आप में खूबसूरत बात है। तो उससे क्या है कि अगर आप भले ही आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो, कॉलेज अच्छा नहीं हुआ हो, बीएड कॉलेज सही जगह से नहीं किया हो आपने, लेकिन एक स्टैंडर्ड, एक मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड एग्जाम को अगर पास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ न कुछ मेरिट है, आप एक 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 स्टैंडर्ड को जरूर क्रॉस कर रहे हो, इसलिए आपने टेट क्वालिफाई किया है। तो फिर आप टीचिंग में जाएंगे तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, आप ग्रो कर, ये चीज। फॉर सब्जेक्ट टीचर्स एक और प्रोविजन, ये दो आगे के दो प्रोविजन है। फॉर सब्जेक्ट टीचर्स सुटेबल टेट और एनटीए नेशनल, है ना, टेस्टिंग एजेंसी वो टेस्ट कराती भी है, टेस्ट स्कोर्स इन दी रेलेवेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टीचर्स में ग्रो करने के लिए साइंस में, सोशल साइंस में, लैंग्वेजेस में, उसके लिए सुटेबल एक अलग टेस्ट टेट बनाने की बात है ना। कई बार होता है कि पीआरटी में आपने एक नॉर्मल टेट क्वालिफाई किया है, आप स्कूल में दाखिल हो गए, लेकिन आप स्विच करना चाहते हैं सब्जेक्ट की तरफ, साइंस में, सोशल साइंस में, लैंग्वेज में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, तो अलग से टेस्ट की बात हो गई है ना। वो सब्जेक्ट टीचर्स के लिए सुटेबल टेस्ट होगा, जो एनटीए टेस्ट या एनटीए टेस्ट स्कोर इस्तेमाल करेंगे, जो एक जनरल टेस्ट होगा, उसके बेस पे सब्जेक्ट में पान कर। और आखिरी बात है क्लासरूम डेमो और इंटरव्यू टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, टीचर हायरिंग। टीचर को अपॉइंट करने में अभी क्या होता है, अभी देखा होगा आपने कई सारे स्टेट में, बिहार में अभी पिछले 6 महीना में बहुत सारे अपॉइंटमेंट, जो लोग बीएड डीएलएड किए हुए थे, जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया हुआ था, उनका मेरिट बेस पे उन्होंने अप्लाई करवाया। अब मेरिट बेस पे नहीं बल्कि टेस्ट हुआ, उनका एंट्रेंस टेस्ट हुआ, और टेस्ट के स्कोर पे, है ना, यानी कि जो टेट तो थे ही, उसके बावजूद एक टेस्ट हुआ, स्टेट ने अपना टेस्ट किया, जिन लोगों ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और ज्वाइनिंग करा, है ना। उनका कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, उनको कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। ये हम केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में जाया करते हैं, हम देखते हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आपको पता होगा ये दोनों स्कूल जो है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये अपना पूरा टेट क्वालिफाइड तो होना ही चाहिए। उसके बाद ये अपना टेस्ट लेते हैं अभी भी, और अपने टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू में बच्चों को बुलाते हैं, इंटरव्यू में बच्चों का डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, बदाबते क्लास के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, पढ़ा के दिखाते हैं बच्चे, और फिर इंटरव्यू बोर्ड जो है उसको सिलेक्ट करती है, रिजेक्ट करती है, पेपर देती है। तो अच्छी क्वालिटी के टीचर, इसलिए केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट आज भी बहुत अच्छा होता है। आपको पता होगा कि इतना प्राइवेटाइजेशन हो गया, है ना, बड़े बड़े स्कूल्स खुले हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसके बावजूद सीबीएसई का जो रिजल्ट आप देखिएगा, 10th का हो, 12th का हो, हमेशा केंद्रीय विद्यालय ही टॉप करता है ना। और उसमें भी खासतौर पर सदर्न रीजन सबसे अच्छा करता है ना, उसकी कुछ खास वजह होगी वहाँ का। तो मेरा एज ए होल केंद्रीय विद्यालय हैज बिकम एन आइडियल फॉर स्कूल एजुकेशन, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन प्रोसेस टू एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो टीचर का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तो इतना खूबसूरत है केंद्रीय विद्यालय का, कि मैं क्या बताऊँ, चूंकि मैं हर स्टेज से गुजरा हूँ, वहाँ देखा हूँ, वो लोग एकदम हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। जब वो बुलाते हैं फिर वो बैठ करके 10-15 बोर्ड बनता है, बोर्ड भी बनाना रैंडमाइज, हर कुछ सब कुछ रैंडमाइज होता है, सब कुछ रैंडमाइज, किसी को पता नहीं है कि कौन एक्सपर्ट किस बोर्ड में जाके बैठे। वो 10 बजे से इंटरव्यू होना है, वो बोर्ड बनता ही है 9 साढ़े 9 बजे, है ना, वो पूरा एक सिस्टम है, सब लॉटरी बेसिस है ना, सो आप पैरवी भी नहीं लगा सकते, है ना। सो दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम इज रिक्वायर्ड। ये सब अगर होगा तो शायद मुझे लगता है कि टीचर का रिक्रूटमेंट अच्छा होता है, टीचर एजुकेशन अच्छा। अब ये देखिए, अब टीचर्स के बारे में एनईपी क्या कहता है कि हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ मास्टर इंस्ट्रक्टर, ये नई चीज है जो एनईपी ने पहली बार कही, कि अगर कोई मिडिल स्कूल है, कोई प्राइमरी स्कूल है, कोई हाई स्कूल है किसी लोकेलिटी में, किसी इलाके में, और उसके आसपास कई बार होता है ना कि किसी इलाके में कोई पर्टिकुलर क्राफ्ट्स आर्टिजन्स वगैरह रहते हैं, जैसे अगर मधुबनी बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, मधुबन पेंटिंग वहाँ बहुत मशहूर है। अब मधुबन पेंटिंग करने वाले लोग आर्टिजन से वहाँ के, अपने आप में एक बहुत मशहूर, ग्लोबल लेवल पे मशहूर कला है वो मधुबन पेंटिंग का। उसी तरह से बनारस में चले जाइए तो बनारसी साड़ी है, उसकी डिजाइनिंग होती है बहुत सारी, वो सब। कानपुर में चले जाइए तो टैनरी इंडस्ट्री है, बंगाल में चले जाइए तो जूट की इंडस्ट्री है, अलग अलग इस तरह से। दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है ना। बेंगलोर में चले जाइए तो अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में और स्टेट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्किल्स वाले लोग मौजूद हैं, लोकल आर्टिजन्स मौजूद, एक्सपर्ट्स मौजूद। इन्हीं पे 2020 कहता है कि उनके एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करना चाहिए हमको अपनी नई जनरेशन के बच्चों के लिए। बात बहुत खूबसूरत है नहीं।
हमारा स्कूल अगर यहाँ पर है और हमारे से 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी पे तो इस तरह का अगर सेक्टर है जो काम कर रहा है, जहाँ एक्सपर्टीज है, तो हम उनको बुला सकते हैं गाहे गाहे, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, साल में 3-4 बार बुलाएं और उनको कहीं बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए, अपनी 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 कला के बारे में बच्चों को सिखाइए, समझाइए, देखिए, उनके अंदर शौक पैदा हो, जज्बा पैदा हो, तो हिंदुस्तान की कला को भी समझेंगे और उनका अपना कला भी विकसित होगा और बच्चों की क्या क्या पसंद है, नापसंद है, उनका क्या क्रिएटिविटी है वो भी निकल के आएगी, उनका इंटरेस्ट निकल के आएगा, उनको सोचने का, समझने का, जानने का मौका मिलेगा। तो इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन इसके लिए कहा है एनईपी जो लिटरली कि उनको ट्रेनिंग पहले दीजिए, मास्टर ट्रेनर बनाइए, उन्हीं में से किसी को मास्टर ट्रेनर बनाए, है ना, वो आकर के दें, है ना। इस पर बहुत सारे अप्रीहेंशन भी है लोगों के, प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं बहुत सारे। वो एक अलग बात है कि किस तरह से इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव ना हो, किसी तरह का बायसनेस ना हो, है ना, जुनून हो, वो सिर्फ एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अगर हो तो ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है ना। दोनों चीजें हैं, एक तो है उनको जो डिग्निटी की बात और की बात करते हैं कि उनकी जो पार्टिजन्स है उनकी डिग्निटी भी आज उसके अंदर शामिल हो जाएगी, उनका रेस्पेक्ट होगा, उनकी डिग्निटी होगी और उनको भी एजुकेशन से जोड़ने का मौका मिलेगा। वो अपने स्किल्स को इन्हांस कर पाएंगे और एक्सपेंड कर पाएंगे, डिससेमिनेट कर पाएंगे और हमारी नई जनरेशन जो है उन स्किल्स के करीब जा पाएगी, उसको समझ पाएगी और अगर किसी के अंदर उस तरह का एप्टीट्यूड होगा तो फिर वो उस फील्ड में आगे बढ़ पाएगी और उसमें कुछ नया इनोवेशन कर पाएगी और उसको बहुत आगे ले जाएगी। ये एक बहुत खूबसूरत जो है एस्पेक्ट है टीचर एजुकेशन का। दूसरा टीचर इंगेजमेंट इन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज और एडमिन वर्क। इसके बारे में एनईपी कहता है कि भाई बहुत सारी शिकायतें है ना, 50 साल से ये शिकायत रही है और इधर कुछ शिकायत बढ़ गई है। पहले तो भाई टीचर शिकायत ज्यादा करते नहीं थे, अब नई जनरेशन में शिकायत ज्यादा होने लगी है, चूंकि अब वो हर जगह वो पूरा एसोसिएशन होता है हर जगह, चाहे वो यूनिवर्सिटी टीचर का एसोसिएशन हो, स्कूल टीचर का एसोसिएशन हो, प्राइमरी टीचर का अलग होता है, सेकेंडरी का टीचर का अलग होता है, तो ग्रुपिज्म हर जगह है। तो बहरहाल वो शिकायतें थी भाई टीचर हर काम में क्यों इंगेज किया जाता है, हाउस होल्ड का सर्वे करना है टीचर, इलेक्शन कराना है टीचर, आपको किसी भी तरह का सर्वे है टीचर, सेंसस है टीचर, है ना, इवन की स्कूलों में मिड डे मील बनता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन टीचर ही करेगा, पोशाक बांटना है बच्चों को टीचर आर बीइंग इन्वॉल्व इन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और वो क्लास सफर करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत शिकायत टीचर्स की रही है, टीचर की एसोसिएशन की रही है। तो एनईपी ये कहता है कि टीचर का जो इंगेजमेंट है नॉन टीचिंग एक्टिविटीज में, एडमिन वर्क में, उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना। खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हमें लगता नहीं कि खत्म हो पाएगा। खासतौर पर मैं कहता हूँ जब इस सवाल मेरे सामने कई बार सवाल आया है कि भाई इलेक्शन और सेंसस ये तो बड़े काम है, पूरे देश के, पूरे मुल्क का काम, इसको टीचर के अलावा दूसरा किसको दे कर देगा। इसके लिए अगर हायर करें आप टीचर, उसके टीचर को हटा करके हायर करें, भाई एक महीना इलेक्शन का प्रोसेस चलता है, आधे 1 महीना पहले ट्रेनिंग होती है, उसके बाद काउंटिंग, ये 2 महीने के लिए हायर करेंगे आप, और जो हायर करेंगे उसकी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी कौन चेक करेगा। इलेक्शन हो रहा है, मामूली ड्रामा थोड़ा ही है, इलेक्शन है भाई, तो इसलिए जिम्मेदार आदमी चाहिए और टीचर जिम्मेदार होता है। और दुनिया पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी टीचर की अगर देखा जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा आबादी, हर गांव में मिल जाएगा आपको टीचर। तो हमें लगता है कि इस तरह का काम फालतू, ठीक है हाउस होल्ड सर्वे वगैरह ना कराया जाए, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल वाला काम, ये सब काम है, वो तो हमको लगता नहीं है कि इससे आबादी मिलेगी, तो ये तो करना है। उसी तरह सेंसस वगैरह काम है, कुछ काम तो बहरहाल हमें लगता है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हाँ कुछ काम जरूर रिड्यूस होना चाहिए और फोकस जो है वो टीचिंग पर होगा। देन डेवलपिंग केयरिंग एंड इंक्लूसिव कल्चर की बात हो, इंक्लूसिव कल्चर, केयरिंग का जो मैंने पहले बात की कि आप टीचर वही टीचर है जो बच्चे का केयर करता है। जब केयर करने की बात करते हैं तो उसकी केयर में हर चीज आ जाती है, एजुकेशनल केयर नहीं बल्कि उसका जो उसका जो हेल्थ इश्यूज है, उसका इमोशंस है, उसका डिसिप्लिन है, उसकी पर्सनल नीड्स हो सकती है, उसकी सोशल नीड्स हो सकती है, उसकी इमोशनल नीड्स हो सकती है, उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स हो सकती है, उन सब का केयर होने वाला करने वाला टीचर होना चाहिए। टीचर को इंक्लूसिव भी होना चाहिए। Each one sitting in the class must be seen and treated equally by the teacher, and each one sitting in the class must learn to their best capacity. ये नहीं कि कुछ शार्प बच्चे जो है बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, आगे के 5 बच्चे 10 बच्चों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप पीछे एक ग्रुप है बैठा हुआ, वो अपना गेम खेल रहा है, किसी और एक्टिविटी में बिजी है या खामोश है, साइलेंट है, उससे इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड एट ऑल, है ना। इंक्लूसिव लर्निंग होनी चाहिए, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी होगा।
इसलिए इंक्लूसिव पूरा का पूरा कल्चर को बनाना है, स्कूल कल्चर को, यूनिवर्सिटी कल्चर को, कॉलेज के कल्चर को बनाना है। एवरीवन मस्ट लर्न टू देयर बेस्ट कैपेसिटी, दिस इज द बेसिक। देन सीपीडी ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल, सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी, हमारा भी डेवलपमेंट हो रहा है और आपका भी डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर नई चीजें आपके सामने जरूर आई है ना। तो आपको तो ये कंटिन्यूअस स्कूल के टीचर के लिए भी कहा जा रहा है एनईपी के अंदर 50 आवर्स की ट्रेनिंग पर मस्ट है, हर टीचर के लिए, हर प्रिंसिपल। करिकुलम उसका अलग होगा, डिजाइन अलग होगा, कोर्स डिजाइन प्रिंसिपल्स के लिए अलग होगा, टीचर्स के लिए अलग होगा, तो चीजें कॉमन हो सकती है, लेकिन 50 आवर्स ये देन सीएमपी कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेशन। स्कूलों में क्या होता था कि एक टीचर जो है अपॉइंट हुआ टीजीटी साइंस पे या टीजीटी वगैरह पे, टीजीटी के लेवल पे, वो उसी जगह रिटायर भी हो जाता है ज्यादातर, है ना। प्रोग्रेशन के चांसेस कम होते हैं। उसको इन्हांस ठीक करने के लिए यहाँ पर कुछ लेकर के आने की बात है कि भाई हम प्रमोशन भी करेंगे टीचर का, अगर वो दरमियान में कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेता रहे, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ ट्रेनिंग ले लें, है ना, स्पेशल एजुकेशन में ट्रेनिंग लेकर चले आए कहीं से आप, है ना। आप बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट सेक्टर में होते रहते हैं। कुछ अगर आपने अपनी अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर लिया, अपने स्किल को अगर आपने इन्हांस कर लिया, तो टुवर्ड्स पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तो फिर आपका प्रोग्रेशन भी होगा, आपका प्रमोशन वगैरह भी, आपका प्रोफेशन भी इसमें रखा गया है। उसके अलावा एन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये डेवलप किया जा रहा है, अभी एनसीटी के अंदर ही डेवलप हो रहा है, और वो तय करेगा स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो है, जिसको एनसीटी को नाम देने की बात है, लेकिन अभी बहरहाल वही उसी पर है, वही काम कर रही है। तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, स्कूल टीचर्स के लिए खास तौर पे, हालांकि पहले से बना हुआ है लेकिन उसको रिवाइज किया जा रहा है, उसके अंदर सारी चीजें। अब अल्टीमेटली जो है टीचर एजुकेशन की जब बात करते हैं, ये चीज जो मैंने पहले ऑलरेडी एक बात कर ली है, इसलिए बहुत ज्यादा इसे बात करने की जरूरत नहीं है। वाइटल इन प्रिपेयरिंग स्कूल टीचर्स टू शेप द नेक्स्ट जनरेशन, तो मैंने पहले सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे ख्याल में, से मैंने बात वाइटल फॉर द इंटायर कंट्री है, देखा जाए तो स्कूल एजुकेशन, और डायरेक्टली कहें तो टीचर एजुकेशन वाइटल है, इसलिए कि टीचर एजुकेशन स्कूल के लिए टीचर्स तैयार करता है, और स्कूल के टीचर्स बच्चों के नींव की पर्सनालिटी का नींव रखते हैं। वही बच्चा आगे बढ़कर के फिर वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज होते हुए, प्राइमरी से अपर प्राइमरी और सेकेंडरी से होते हुए कॉलेज पहुंचता है, यूनिवर्सिटी पहुंचता है, और फिर वो समाज के अंदर जाता है और फिर दुनिया के अंदर फैलता है। इसलिए वाइटल, जैसे इंसान के शरीर में वाइटल ऑर्गन है, लंग्स है, आपका हार्ट है, वाइटल ऑर्गन, है ना। अब डॉक्टर के जाइए तो सब कहते हैं मैं वाइटल्स आपके ठीक है, वाइटल्स ठीक है तो भाई आपका ठीक है, काफी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। उसी तरह से ये टीचर एजुकेशन अपने आप में वाइटल है, पूरे देश की सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि शिक्षा पर चूंकि सब कुछ डिपेंड करता है, इसलिए मैं तो कहता हूँ एज ए होल। और इसलिए हमें लगता है कि टीचिंग का काम हमने जिसको बहुत आसान बना दिया है, बहुत सरल बना दिया है, हकीकत में वो आसान और सरल नहीं है, हमने उसको बनाया हुआ है सरल आसान, इसलिए कि हम उस डेडिकेशन से काम हम में से बहुत कम लोग करते हैं जिस डेडिकेशन से करना चाहिए, है ना। अभी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है बोलने के लिए, पता नहीं उचित होगा या नहीं, लेकिन आ गई तो बोल रहा हूँ। जब हमारा कोई काम फंसता है या हमें कोई काम करना होता है, तो कई बार रात में नींद भी उचट जाती है, और हमें कुछ कुछ चीजें बार बार दिमाग में स्ट्राइक करती है कि कैसे होगा, क्या करें। क्या एज ए टीचर हम अपनी क्लास के बारे में चलते फिरते उठते बैठते ये स्ट्राइक करती है हमारे दिमाग में कि हमारी क्लास में का परफॉर्मेंस जो है कैसे होगा, फलाना बच्चा जो है रमेश, महेश, अहमद, अली, उसके अंदर ये इशू है, कैसे ठीक है। फलाना बच्चा वो कुछ इश्यूज इश्यूज से परेशान है, सोशल इश्यूज कुछ उसके साथ है, डिसिप्लिन का इशू उसके साथ है, उसके साथ जो है परफॉर्मेंस का इशू उसके साथ है, उसके साथ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, उसके साथ स्पीच का इशू है। क्या एज ए टीचर हमें कभी स्ट्राइक करता है चलते फिरते उठते बैठते? अगर करता है तो शायद हम डेडिकेटेड टीचर है, और अगर नहीं करता है तो हम शायद बेरुखी इख्तियार करेंगे। हमको चिंता नहीं है इसका मतलब, हम तो नौकरी कर रहे हैं, जाएंगे क्लास में 1 घंटा 1.5 घंटा बोलेंगे, बातचीत करेंगे, ड्यूटी खत्म हो गई, हाजिर बना के चले आए। वो तो वाइटल इन प्रिपेयरिंग स्कूल टीचर्स टू शेप द नेक्स्ट जनरेशन टीचर, बहुत बड़ी चीज है।
Then teacher preparation requires multidisciplinary perspective and knowledge, formation of dispositions and values, and development of practice under the best mentors. आसान। टीचर जब तक मल्टी डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक वो अच्छा टीचर जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। ये मैं एक स्टेटमेंट है। मल्टी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको पता है कि एनईपी 2020 कहता है पूरा का पूरा होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन की बात ही कर रहा है। इस पर एक लेक्चर हो सकता है हो चुका होगा आपका, ये होने वाला। मैं इसको इस अंदाज में कहता हूँ, टीचर जब तक मल्टी डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता। और मजबूरी है मल्टी डिसिप्लिन होना, अच्छी टीचिंग के लिए जरूरत है, एक नीड है, एसेंशियल है ये मल्टी डिसिप्लिन। बिकॉज दुनिया में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बिल्कुल ही सेपरेट हो, वाटर कंपार्टमेंट में बिल्कुल अलग हो। हर सब्जेक्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है, कि कोई कम जुड़ा हुआ है, किसी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। भाई फिजिक्स और मैथ की बात करें, मैथ के बगैर फिजिक्स एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। केमिस्ट्री के बगैर बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कई जगहों पे रिलेशनशिप है। तो अगर केमिस्ट्री का टीचर है तो उसको बायोलॉजी भी थोड़ी आनी चाहिए, बायोलॉजी का टीचर है उसको केमिस्ट्री भी आना चाहिए। कई बार केमिस्ट्री की मदद से बायोलॉजी समझाएं, कई बार फिजिक्स की मदद से बायोलॉजी समझाएं, तो जरूरी है। हिस्ट्री के टीचर को जरूरत पड़ सकती है केमिस्ट्री की। आपको हैरानी होगी सुनकर के, हिस्ट्री के टीचर को केमिस्ट्री की जरूरत पड़ सकती है। एक हिस्ट्री का टीचर है अपनी क्लास में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की इलाके में खुदाई हुई, खुदाई होने से एक जीवाश्म मिला, एक फॉसिल मिला। पता चला उसका जब स्टडी किया गया तो पता 2000 साल पुराना है, 2500 साल पुराना। अच्छा, हिस्ट्री का टीचर ऐलान कर रहा है क्लास के अंदर। एक बच्चा हाथ उठाया, सर ये कैसे पता चला कि 2500 साल पुराना है? खुदाई तो अभी हुई थी मई में, कैसे पता चला? अच्छा, अब हिस्ट्री का टीचर मुंह देखेगा तो कैसे काम चलेगा? कहेगा साइंटिस्ट के पास भेजा गया था, लैब में भेजा गया था, लैब में भेजा गया तो उस पर रिसर्च हुआ, उस पर स्टडी हुई और इक्विपमेंट्स की मदद से पता चला कि 2500 साल पुराना है। दिस कैन बी ए रिप्लाई टू सेव द फेस ऑफ द टीचर, बट दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्लाई, दिस इज नॉट द सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई। उस हिस्ट्री के टीचर को ये पता होना चाहिए कि रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, फॉसिल का लाइफ एज कैसे निकाला जाता है। उसको पता होना चाहिए रेडियो कार्बन डेटिंग करने के लिए कार्बन के 2 आइसोटोप्स जो हर लिविंग बॉडी में होते हैं, C12 C14 क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग की टेक्निक क्या है। जब वो हिस्ट्री की क्लास में रेडियो कार्बन डेटिंग पर बात करेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी क्लास का लेवल क्या हो और उस टीचर का रुतबा कहाँ जाएगा बच्चों की नजर में। दिस इज बेसिकली इफेक्टिव टीचिंग एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ टीचिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव है, इसकी जरूरत है। तो हर सब्जेक्ट के अंदर ही जरूरत है। इंग्लिश का टीचर पढ़ाते वक्त हिंदी का इस्तेमाल कर सकता है, हिंदी से मदद ले सकता है। हिंदी टीचर पढ़ाते वक्त उर्दू की मदद, उर्दू के लैंग्वेज की मदद ले सकता है। आजकल देखिए न्यूज रीडर सारे के सारे उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं अपनी न्यूज रीडिंग को बेहतर बनाने के लिए, अपने तलफ्फुज को, प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने के लिए। आप बोलिए न्यूज रीडर से कहिए रफ्ता रफ्ता बोलेगा, उर्दू में रफ्ता रफ्ता प्रोनाउंसिएशन। सो without being multidisciplinary in approach, teacher cannot be so effective in my opinion. तो जितना मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे उतना इफेक्टिव टीचर। और इसके अलावा बात बहुत सारी, फॉर्मेशन ऑफ डिस्पोजिशन एंड वैल्यूज तो है ही, डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिस अंडर द बेस्ट मेंटोर। टीचर एजुकेशन में हम लोग बच्चों को भेजते हैं स्कूल में टीचिंग करने के लिए, तो मेंटोर बनाए जाते हैं वहाँ। हमारे डिपार्टमेंट से भी मेंटोर होते हैं, उसके गाइड जिसे कहते हैं हम लोग आमतौर पर, सब्जेक्ट टीचर जो होता है, पेडागोजी का टीचर। जिस स्कूल में पढ़ाने जा रहा है टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जो 4 महीने रहते हैं सेकंड ईयर में बच्चे, वहाँ के जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो भी उसके मेंटोर होते हैं। अब देखिए यहाँ तो कह रहे हैं कि अंडर द बेस्ट मेंटोर्स। हकीकत बताऊंगा आपको, मैंने अपने तकरीबन 20-22 साल का जो कैरियर है टीचर एजुकेशन में, उसमें मैंने बहुत कम देखा है कि हमारे बीएड के टीचर जब स्कूल में जाते हैं टीचिंग प्रैक्टिस में तो उनके जो मेंटोर हैं उस क्लास में बैठे, बहुत कम। तरीका यह है कि आपको वहां होना चाहिए, जो रेगुलर टीचर है स्कूल के, वो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीएड वाले आ गए तो हम खाली हो गए
अब हम जा रहे हैं कैंटीन में बैठ के चाय पियेंगे या अपने घर का काम करेंगे, चलेंगे, स्कूल में रहना जरूरी नहीं है। जो बता दें, अरे तो फिर तो जंगल में चले गए, वो जंगल की तरह से हो गया, अपने अपने से पढ़ा रहा है, बात खत्म, कोई देखने वाला नहीं उसको। मेंटरिंग जरूरी है कि रेगुलर टीचर मस्ट बी देयर इन द क्लास at any back benches and absorb the entire class of the BA trainees and guide her or him at the end of the class. And if needed, correct them on the spot. But of course, considering the psychological aspects. अचानक बार बार रोकेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट गलत दे रहा है तो आप उसी वक्त उसको सही कर दीजिए, हिकमत के साथ, तरीके के साथ, ताकि बच्चों के सामने उसकी इज्जत भी ना खराब हो और समझ भी जाए, और क्लास के बाद उसको फीडबैक दीजिए। दिस इज मेंटरिंग। लेकिन ये होता नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ठीक से नहीं हो रहा है, बताऊंगा, टू बी वेरी फ्रैंक, पूरे हिंदुस्तान में ठीक से नहीं हो रहा। रेगुलर टीचर अपने आप को आजाद समझता है, वो इंतजार करता रहता है कि भाई बीएड वाले आएंगे तो थोड़ा सा उस दौरान हम हल्के हो जाते हैं, तो अपना बहुत सारा काम करते हैं। हाँ, बैंक का काम पड़ा हुआ है बहुत दिन से, अब चले जाएंगे बैंक का, जमीन का काम पड़ा हुआ है तो वो काम कर लेंगे, तो फ्री हो गया, उनका 2-3 पीरियड ये बच्चे से ले रहे हैं, दे बिकम फ्री। नो, इन फैक्ट दे आर नॉट फ्री। अब वो मेंटरिंग का काम करना था उनको, वो बस सिर्फ साइन करते हैं, वो फाइल के ऊपर साइन करके बच्चे जमा करा देते हैं। कहाँ से अच्छे टीचर पैदा होंगे जब मेंटरिंग नहीं दे पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा लैक है हमारे पूरे टीचर का, कि हम बीएड के स्टूडेंट्स को, डीएलएड के स्टूडेंट्स को, टीचर ट्रेनिंग्स को किस तरह की मेंटरिंग स्कूल में मिलनी चाहिए। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में तो मिल जाती है उनको, हम लोग वहां पर तो रहते हैं, थ्योरी की क्लास भी होती है, प्रैक्टिकल की क्लास भी होती है, उनका सिमुलेटेड टीचिंग होता है। सिमुलेटेड टीचिंग में हम लोग बैठते हैं, पूरा हर फाइल पे कमेंट भी देते हैं और डिस्कशन भी करते हैं। बल्कि सिमुलेटेड टीचिंग में आपको शायद पता हो कि एक बीएड का स्टूडेंट पढ़ा रहा होता है, बाकी बीएड के बच्चे उसके क्लास में जो होते हैं वो उसके स्टूडेंट बन करके वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर रहे होते हैं, है ना। तो वो तैयारी होती है बेसिकली, स्कूल भेजने की तैयारी जब होती है ना, प्रिपेरेटरी है पूरा पूरा। इसको माइक्रो टीचिंग भी कभी कहते हैं, कभी सिमुलेटेड टीचिंग भी कहते हैं। दिस इज प्रिपरेशन फॉर एक्चुअल टीचिंग इन द स्कूल सेटअप। उसके लिए 15 दिन की ट्रेनिंग, वो बड़ी अच्छी होती है। लेकिन स्कूल में मेंटोर होना चाहिए वहां का टीचर, वो मेंटोरिंग हमारे पास अच्छे से मिल नहीं पाता। इसको ठीक करने की जरूरत है, और इसको ठीक करने के लिए हमें पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे और एनसीटी के लेवल पे भी गाइडलाइन बनानी चाहिए, तो जाके ठीक है ना। वो सारी चीजें, टीचर्स मस्ट बी ग्राउंडेड इन इंडियन वैल्यूज। देखिए चौथा पॉइंट, टीचर मस्ट बी ग्राउंडेड इन इंडियन वैल्यूज, लैंग्वेजेस, नॉलेज, इथोस एंड ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग ट्राइबल ट्रेडिशंस। ये चीज हम लोग एक टर्म यूज करते हैं टीचर एजुकेशन में, कॉन्टेक्चुअलाइज करना है अपने करिकुलम को और टीचिंग को कॉन्टेक्चुअलाइज करना। अगर आप पढ़ा रहे हैं पटना के अंदर, पटना सिटी के अंदर किसी स्कूल में बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट, तो उसके एतराफ में पटना सिटी के आसपास अपने करिकुलम को, अपने टॉपिक को कॉन्टेक्चुअलाइज करें, अपने पूरे के पूरे करिकुलम को, पूरे के पूरे पेडागोजिकल मेथड, अपने पूरे के पूरे ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटजीज को कॉन्टेक्चुअलाइज करें आसपास, ताकि 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 बच्चे के साथ जब इंटरेक्शन हो तो इंटीग्रेट कर पाए सोसाइटी से, कम्युनिटी से, उसके आसपास की जिंदगी से, ताकि बच्चा उसको डायरेक्ट समझ पाए, हवा में बातें ना हो जाए, एब्स्ट्रैक्ट ना हो जाए। इसके लिए वो सारी वजह है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो टीचर है वो उसके अंदर ग्राउंडेड हो, इंडियन वैल्यू को प्रैक्टिस करता हो, लैंग्वेजेस के बारे में पता हो, है ना। लैंग्वेज के बारे में तो एनईपी कहता है, क्लियरली कह रहा है लैंग्वेज के चैप्टर में, एजुकेशन के चैप्टर में, कि 8वीं क्लास तक बच्चों को उसके मदर टंग में या उसके लोकल लैंग्वेज पढ़ाई जाए, और अगर पॉसिबल हो तो 10वीं क्लास तक उसको लोकल लैंग्वेज पढ़ाई, उसकी जबान में पढ़ाई, उसकी भाषा में, ताकि वो समझ पाए। ऐसा नहीं हो कि भाई आप अंग्रेजी में फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा है। तो लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड व्हिच इज कॉम्प्रिहेंसिबल बाय ईच एंड एवरीवन इन द क्लास। जाहिर सी बात है, दैट लैंग्वेज इज द मदर लैंग्वेज, मदर टंग। और लोकल लैंग्वेज यू कैन से, मदर टंग हो सकता है अलग अलग हो, आमतौर पे एक इलाके के बच्चों में नहीं होती है मदर टंग। आमतौर पे जब अर्बन एरिया, रूरल इंडिया में जाइए तो ये मसला नहीं आएगा। शहरों में ये मसला जरूर हो सकता है कि दिल्ली के, बॉम्बे के कुछ स्कूल्स होंगे जहाँ पर हो सकता है कि कोई बच्चा बिहार का आ गया, कोई मिथिलांचल का आ गया, कोई भोजपुर का बच्चा है, पढ़ता है एक ही क्लास, मदर टंग सबके अलग अलग है, लोकल लैंग्वेज सबके अलग अलग है, लेकिन वहां पर पढ़ रहा है, ये दिक्कत हो सकती है। कैसे पढ़ा, किसकी मदर लैंग्वेज, तो वहां पर नेशनल लैंग्वेज यूज करें आप। तो दैट इज द डिसीजन ऑफ द टीचर, बट द लैंग्वेज मस्ट बी एट पार विद द लैंग्वेज ऑफ द होल क्लास, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास। वो चीज नॉलेज, इथोस एंड ट्रेडिशन से अपनी जगह पर नहीं, ये सारी चीजें
है ना, देन वेल वर्स्ड इन द लेटेस्ट एडवांसेस इन एजुकेशन, पेडागोजी एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल का टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम लोग उसी को यूज करके अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये अभी मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था अभी, बहुत वो चीज बहुत अच्छी लगी थी, एक स्टेटमेंट से बहुत अच्छा लगा। वो कुछ एग्जाम्पल दे के बात कर रहे थे, है ना। वो किसी फॉरेन कंट्री के एक्सपर्ट्स थे, नाम मुझे याद नहीं है ना। तो लेकिन वो जिस जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उनका बेसिकली कहना ये था कि आप अगर हिस्ट्री पर गौर करें तो आपको मिलेगा 40-50 साल के डिफरेंस पे, 30-35-40 साल के डिफरेंस पे समाज के अंदर, माशरे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीली आती है, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो लेवल ग्राउंड प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं लेवल ग्राउंड। वो कह रहे थे कि आजकल वो बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई का दौर, एआई टेक्नोलॉजी का, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एआई का दौर। अब एआई हर फील्ड, एजुकेशन में भी एआई है, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, हर जगह एआई है, एडवर्टीजमेंट में, हर जगह एआई। अब लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे थे कि अब ये दौर वो है कि अगर आप पीछे रह गए हैं किसी वजह से और कोई दूसरा आपसे आगे है, चाहे वो नेशनल लेवल की बात करें, चाहे वो आप लोकल लेवल की बात करें, चाहे वो स्टेट लेवल की बात करें, किसी लेवल की बात करें, अब ये दौर है कि भाई सब बराबर हो गया है। अब एआई की टेक्नोलॉजी में, एआई के एप्लीकेशन में, एआई के नॉलेज में, एआई के स्किल्स में जो जो आदमी मेहनत करके और उसमें पारंगत हो जाएगा तो वो दूसरे से आगे निकल सकता है। तो नेचर ने आपको एक मौका दिया है, लेवल लेवल प्ले फील्ड का मौका दिया है। अगर आपको लग रहा था कि फलाना आपसे बहुत आगे है ना, अब इस दौर में वो खुद पीछे हो गया, तो एक लेवल पे वो आ गया। अब आपके लिए नई चीज आई है, आप सीख लीजिए आप, और फिर अपना लेवल को आप पहुंचा, आप दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं। अब एजुकेशन में देखिएगा बहुत सारे लोग हैं, आपको तजर्बा होगा, जो पुराने पुराने टीचर्स जिनको टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा साफ पानी पड़ा है, टेक्नोलॉजी में कमजोर है, नई जनरेशन के लड़के हैं, एक्सपीरियंस उनको 5 साल का है, 8 साल का है, 6 साल का है, नया नया लड़का है, एआई में बहुत अच्छा है। अब 20 साल पुराने टीचर से ज्यादा अच्छा काम करेगा आज की डेट, 20-25 साल का तजर्बा रखने वाला टीचर, है ना, उससे ज्यादा अच्छा काम करेगा जो एआई बेस्ड काम करेगा। एआई बेस्ड उसके पास है, टेक्नोलॉजी उसके पास है। उनको जाना पड़ेगा बड़े सीनियर टीचर के पास, जरा बताइए सर कैसे करें। वो कंटेंट आपको देंगे, टेक्नोलॉजी आपकी होगी, दोनों का लेवल बराबर होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो ये चीज एवरी टीचर एजुकेशन के बारे में जो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टू बी प्रोवाइडेड ओनली बाय मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज बाय 2030। ये एक नई बात 2030 का डेडलाइन है, एनईपी ने कहा है 2030 के बाद बीएड होगा, वो सिर्फ एक स्टैंड अलोन कॉलेज में नहीं होगा, बीएड कॉलेज नहीं रहेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज में कन्वर्ट होना पड़ेगा आपको, जहां बीएससी होगा, बीए होगा, बीकॉम होगा। यानी कि या तो आपको बीएससी बीएड कराएंगे तो आपके कॉलेज में बीएससी का भी प्रोविजन होना चाहिए, बीएससी करने के लिए सारी रिसोर्सेज होना चाहिए, सारे टीचर, सारे फैसिलिटी होनी चाहिए, वही लोग बीएससी बीएड करा पाएंगे। जिनके कॉलेज में बीए के सारे डिसिप्लिन हैं, है ना, वही बीए बीएड करा पाएंगे। जिनके कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा वही बीकॉम बीएड करा पाएंगे। सिर्फ बीएड कॉलेज जो कुमुत्ता की तरह, एग्रीकस की तरह फैला हुआ है, ये नहीं हो सकता, मशरूमिंग नहीं हो सकती है। 2030 के बाद ये मौका दिया गया, 2030 तक या तो अपने कॉलेज को कन्वर्ट कर लीजिए, आप मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बना लीजिए, या फिर आप बंद हो जाइए, सिंपल सी बात। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आईटेक ही रहेगा 2030 के बाद, है ना। उसके अलावा 2 साल का जो बीएड चल रहा है वो उनके लिए रहेगा जिन्होंने ऑलरेडी बीए कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए रहेगा। और 1 साल का बीएड की बात भी उसके अंदर हुई है, जो लोग मास्टर डिग्री कर चुके हैं उनके लिए स्पेशली जो है कार्व्ड आउट 1 ईयर बीएड प्रोग्राम होगा। लेकिन अभी सिर्फ गुफ्तगू के लेवल पे 2 ईयर का बीएड अभी चल रहा है, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। आप देखते हैं 2030 में क्या होता है। अभी कल हम, चूंकि मैं एक डिस्टेंस सेंटर का डायरेक्टर भी हूँ, तो वहाँ पर कुछ हमारे मटेरियल वगैरह लेने के लिए फरीदाबाद से लोग आए थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर थे। तो कहा सर फरीदाबाद में तो बहुत सारे कॉलेज, बल्कि वो क्या कह रहे थे पूरे हरियाणा में बीएड के कॉलेज मशरूमिंग की तरह से फैले हुए बहुत ज्यादा कॉलेज, और ये 2030 के बाद मैंने पूछा क्या होगा, बोला कि देखिए 2030 में तो अभी 6 साल टाइम है। अब वो उनका जवाब ऐसा था, कह रहे थे कब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, 30 आते आते क्या इक्वेशन रहता है। उन्होंने एक इशारे में ये कहा कि जितने सारे कॉलेज सारे के सारे जो है सब नेताओं के, पॉलिटिशियंस की कॉलेज हैं सब। अब जो पॉलिटिशियन पावर में रहेगा वो अपने हिसाब से पॉलिसी बदल देता या बदलवा लेता है। So nothing can be said at this time, but of course for this time, as per policy, by the year 2030, all standalone BEd college will be finished,
and only 4-year integrated B.Ed ITEP program will be functional. With 2-year B.Ed program is for those students who have already completed the UG course here. ठीक है। अब दूसरी बात है कि अब एनईपी ने ये भी कहा है कि भाई हमारे हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, टेकर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, सीट्स बहुत कम है, तो ये कहा कि भाई ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के दरवाजे खोल दीजिए और उसको एक्सपेंड कीजिए, अब ब्लेंडेड लर्निंग के दरवाजे खोलिए। ये भी प्रोग्रेस दोनों मोड में, ब्लेंडेड मोड पढ़ाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाई, ओडीएल में कोर्स को बढ़ाइए। एक नया सेटअप किया गया यूजीसी डेप, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो पोर्टल, और ये भी कहा जा रहा है कि डुअल मोड, सारी यूनिवर्सिटी से कहा जा रहा है, एनईपी कहती है कि डुअल मोड में कन्वर्ट होइए, सारी यूनिवर्सिटी को डुअल मोड में कन्वर्ट होना है। बात यू कैन नॉट ओनली बी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी और ओनली बी रेगुलर यूनिवर्सिटी, डुअल मोड में आइए। रेगुलर के साथ साथ डिस्टेंस मोड में भी दीजिए एजुकेशन। जो डिस्टेंस वाले हैं उनसे कहा गया कि आप रेगुलर मोड में भी कन्वर्ट करिए, और इसलिए इग्नू के बारे में मैंने सुना है कि वो आईटेप करा रहे हैं रेगुलर मोड, इस पर पहला बैच शुरू है ये सारी के साथ। हालांकि कल कोई खबर आ रही थी, पता नहीं चल क्या हो, कुछ डिसीजन हो रहा है उसके बारे में फर्दर। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बात भी कहता है डेवलप करना। प्रोविजन ऑफ स्पेशल शॉर्टर लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बाय बाइट्स एंड डाइट्स, है ना। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है जो हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, जो प्राइमरी लेवल के लिए टीचर ट्रेनिंग देते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो बाइट्स ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन भी कायम किया जाएगा, हर ब्लॉक के लेवल पे वो भी टीचर तैयार करेंगे, मास्टर ट्रेनर को वो तैयार करेंगे, लोकल आर्टिजन्स होते हैं उनको वो तैयार करेंगे, है ना। इसके अलावा जो मैंने पहले इशारा किया, शॉर्टर पोस्ट बीएड करने के बाद कुछ सर्टिफिकेशन होगा, है ना, कोर्सेज फॉर मोर स्पेशलाइजेशन इंक्लूसिव एजुकेशन में, है ना, लीडरशिप इन एजुकेशन में, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन में, इस तरह के जो छोटे छोटे कोर्स हो सकते हैं वो अगर करेंगे उसकी बेस पे टीचर का प्रमोशन हो पाएगा, है ना। इसके अलावा हमने जो बात की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो हर 5 से 10 साल के अंदर रिवाइज हुआ करेगा। मैंने जब 2009 के बाद अब तक रिवाइज नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है 15 साल। एनईपी कहता नहीं भाई, हर 5 से 10 साल के अंदर उसको रिवाइज होना है, समाज बदलता है, नीड बदलती है, जरूरतें बदलती हैं। अब मुझे लगता है कि एनसीईआरटी भी पर भी काम जो है तेजी से होगा, क्योंकि जब हमारे चेयरमैन आ गए हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा साहब, तो एजुकेशन के लीडर हैं, लीडरशिप है ना, तो उनको फुल्ली जो है स्पीड अप होगा ये प्रोसेस, और मेरे ख्याल में जो है जल्दी ही हमारा नया करिकुलम है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें भी हैं, रिसेंट एनसीटी नोटिफिकेशन है जिसमें अंदर टीचर की एलिजिबिलिटी वगैरह है, ये सारी बातें करते, लेकिन मेरे ख्याल में आप ज़्यादा टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, 10-22 हो गया है। कुछ टाइम बचाना चाहता हूँ हम आपके सवालों के लिए, कुछ आपके ऑब्जर्वेशन के लिए और कुछ आपके क्वेश्चन के लिए, है ना, और आपको तजर्बात से हमें भी कुछ से नई चीज़ें जानने का, समझने का मौका मिले, चूँकि ये जो इंटरेक्शन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के तजर्बात से अपनी तजर्बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अब क्लोज करता हूँ धन्यवाद के साथ, और हाउस को ओपन करता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए और आपके ऑब्जर्वेशन। सो थैंक यू सो मच। Question from the side of the participants. कुछ पूछना है जसीम भाई से? जी, कुछ सवाल हो तो मैंने कुछ टाइम बताया है। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपका सेशन था। तो मैं सर ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो है हमारा जो इंडियन कल्चर है, इसके लिए क्या इसके लिए कोई क्लासेस, जैसे कि देखा कि साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है मोस्टली, तो वो लोग अपने इंडियन कल्चर को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या सारे उसके लिए फैकल्टी के लिए, चाहे कॉमर्स है, साइंस है या फिर आर्ट्स है, तो इनके लिए क्या इंडियन कल्चर के लिए कोई क्लासेस लगेगी जो कंपलसरी हो? नहीं, क्लास देखिए, एक बात तो यह है कि करिकुलम लोड को नहीं बढ़ाना चाहिए कभी भी। हम लोग देख चुके हैं पहले, जब हमारे वैल्यू क्राइसिस के ऊपर बहुत सारी बात हुई, पूरे दुनिया में बात हुई कि वैल्यू क्राइसिस है, और वैल्यू क्राइसिस को खत्म करने के लिए, बच्चों के अंदर वैल्यू डेवलप करने के लिए वैल्यू एजुकेशन का कोर्स डेवलप किया गया, वैल्यू एजुकेशन का करिकुलम डेवलप किया गया, एनसीईआरटी में वैल्यू एजुकेशन का सेल बनाया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। उसी तरह से पीस एजुकेशन पर एक पेपर डिजाइन हो गया है, बहुत सारे कोर्सेज में पीस एजुकेशन पर एक पूरा पेपर होता है। तो हमें नहीं लगता है कि एक अलग पेपर की जरूरत है इंडियन कल्चर के ऊपर। हमें अपने सब्जेक्ट्स को इंडियन कल्चर के साथ लिंक करने की जरूरत है, जहां जहां हम लिंक कर सकते हैं। जैसे अगर साइंस की बात करें तो सीवी रमन की बात किए बगैर साइंस आगे बढ़ेगा नहीं हिंदुस्तान में। तो सीवी रमन की जो लाइफ है और वैल्यूज हैं, उनके साथ अगर आप जोड़िए फिजिक्स को, बहुत अच्छा है
है ना। जी आप हरबिंद खुराना की बात कीजिएगा, आप बायोलॉजी में जेनेटिक कोड की जब बात कीजिएगा, तो हरबिंद खुराना के जो वैल्यूज हैं, जो कल्चर हैं, जिसको उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उनसे आप जोड़ दीजिए आप, है ना। तो इस तरह से हम अपने अपने सब्जेक्ट्स में इंडियन कल्चर को जोड़ सकते हैं, इंडियन वैल्यूज को जोड़ सकते हैं, बच्चों को सेंसिटाइज कर सकते हैं। अलग से पेपर बनाने की सिलेबस की जरूरत नहीं है, वरना बच्चों का वर्कलोड बढ़ जाएगा, हमें वो भी कंट्रोल में रखना चाहिए। जी सर, और एक बात सर ये ह्यूमन टीचर की कही है, तो ह्यूमन टीचर के लिए सर सही है, बहुत अच्छा लगा कि हमको सब कुछ पता है, लेकिन बहुत कम लोग इसको आत्मसात करते हैं। हम एज अ टीचर हम तो चाहते हैं कि हम इन सब चीज कर रहे हैं कॉलेजेस में, मैं काफी इस चीज में मैं कल भी बोल रही थी कि मैं तो काफी इसको वैल्यू देती हूँ कि ये जरूर होना चाहिए एक टीचर के अंदर कि, तो लेकिन सर इसमें क्या हम कोई आत्मसात कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो इसका मूल्यांकन कैसे होगा सर? ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन चैलेंजिंग सवाल है ना। है ना, ये सब चीजें बेसिकली शुरू होती हैं अपने अंदर से, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमको अपने लेवल पे करना पड़ेगा, ह्यूमन टीचर्स बनाना है। अगर मैं टीचर एजुकेटर हूँ और हम ह्यूमन टीचर्स पैदा करना चाहते हैं अपने बीएड कॉलेज के अंदर, तो पहले हमें ह्यूमन होना पड़ेगा ना, एज ए टीचर। पहले हमें होना पड़ेगा। हम जैसे होंगे हम वैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे अपने बच्चों को, वो वैसे ही बनेंगे। तो ईच एंड एवरी टीचर एजुकेटर मूल्यांकन तो अपना करेंगे वो। जी जी जी, लेकिन सर और कुछ कॉलेज लेवल में कुछ ऐसा होगा कि ऐसा मूल्यांकन उन लोग का किया जाएगा, तभी तो सर ये आगे होगा ना सर। ये तो फिर मूल्यांकन के बारे में देखिए एनईपी 2020 कहता है 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है ना, आपने सुना होगा 360 डिग्री असेसमेंट, यानी असेसमेंट ऑफ होल पर्सनालिटी, कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव भी, साइकोमोटर भी, यानी कि जो वैल्यूज की बात कर रहे हैं। लेकिन वैल्यूज का मूल्यांकन इतना आसान नहीं होता है, बता दूं आपको। जो आदमी आपको पसंद है, हो सकता है वही आदमी दूसरे को पसंद नहीं हो। हम जिससे समझते हैं कि बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है दूसरे की नजर में वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। इसलिए वैल्यूज का और एथिक्स का मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल काम है, और इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं हो सकता। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे ही हो सकता है। स्कूलों में देखा होगा ग्रेडिंग करने के लिए टीचर ग्रेडिंग करते हैं। आपकी पंक्चुअलिटी पे ग्रेडिंग होती है बच्चों की, है ना। आपकी नीटनेस पे ग्रेडिंग होती है कि आप नीट रहते हैं या नहीं रहते। अब कोई बच्चा अगर हफ्ते में 4 दिन 5 दिन नीट कपड़े पहन के आता है, साफ सुथरा, एक दिन गंदा पहन के आ गया किसी वजह से, तो उसके बेस पे आप नहीं कह सकते ना कि भाई हमेशा जो है सी ग्रेड नहीं दे सकते आप। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट टूल, ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचर, है ना, ऑब्जर्वेशन बाय द टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स इज द बेस्ट टूल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन यू कैन इवेलुएट, यू कैन असेस द वैल्यू एस्पेक्ट्स, एथिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर। अब वो उसको एनईपी 2020 कहता है कि मार्कशीट के अंदर आना चाहिए, उसके रिपोर्ट कार्ड के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि बच्चे की वैल्यूज कैसे है। हमने आज से 10 साल पहले एक पेपर लिखा था जिसमें मैंने एक बात लिखी थी, इसको कई जगह मैंने प्लेटफॉर्म पर बोला भी, लोगों ने अप्रिशिएट किया। हालांकि वो अभी वो आ नहीं पाया प्रैक्टिस में, और शायद आ भी नहीं पाएगा। हाँ, वो ये था कि हमने देखा, मैं हॉस्टल का वार्डन भी रहा हूँ कई बार, और मैंने देखा है कि हॉस्टल में पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, 90% 95% लाने वाला बच्चा जिसको एडमिशन इसलिए दिया गया था कि वो हाई स्कोरर है, इंटेलेक्चुअल बच्चा है, क्योंकि स्कोर पे उसके पॉइंट्स होते हैं। जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं हॉस्टल के लिए बच्चों को, उसको तो दे दिया पता। कुछ बच्चे ऐसे भी हॉस्टल में आए जो 70% वाले थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया, 60 वाले का भी सिलेक्शन हो गया। हॉस्टल लाइफ में देखा गया कि 90% लाने वाला जो बच्चा था, हाई स्कोरर था, उसने उसकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं थी। उसको अक्सर किसी न किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी से लड़ाई हो रही है, गाली गलौज कर रहा है। तो हाई स्कोरर तो है, लेकिन उसका जो सोशल वैल्यूज है वो ठीक नहीं है। तो गोया कि किसी सोसाइटी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए अगर देखा जाए, तो हाई स्कोरर होने के बावजूद सोशल सेटअप में काम करने के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट तो नहीं है। मैं अगर वार्डन हुआ, मेरी कोई कंपनी हो, तो मैं उसको तो नौकरी पर रखूंगा नहीं, क्योंकि मैं देख चुका हूं। तो हमने पेपर लिखा था कि भाई जब आप बच्चों का सिलेक्शन करें, है ना, किसी नौकरी के लिए भी और इवन के एडमिशन के लिए भी, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उनके स्कोर के साथ साथ उसका जो जो दूसरा जो उसका दूसरा डोमेन है ना, नॉन कॉग्निटिव डोमेन जो है, एजुकेशन डोमेन के साथ साथ जो वैल्यूज का पार्ट है, एथिक्स का पार्ट है, सोशल लाइफ का पार्ट है, तो उसको भी एसेस किया जाए और उसका ग्रेड्स को कंसीडर किया जाए, और उसके हिसाब से फाइनल जजमेंट होना चाहिए, एडमिशन से लेकर के, एग्जामिनेशन से लेकर के जॉब तक देने, ताकि बच्चों को पता रहे कि फ्यूचर में हमारे मार्क्स, सिर्फ मार्क्स जजमेंट नहीं करेंगे हमारा फैसला,
बल्कि हमारे हमारे दूसरा जो डोमेन है उसके बेस पे भी फैसला होगा, तो वो होशियार रहेगा और अपने व्यवहार पे, अपने बर्ताव पे, अपने अपने बिहेवियर पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाएगा, तो शायद हम कर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। रचना मैडम कुछ कहना चाह रही है। सर रचना। नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र साहब। यस, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट कॉलेजों में स्टाफ जो पढ़ाता है बीएड वाले बच्चों को, वहीं सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजों में बीएड वाले बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है शिक्षक, जो शिक्षक क्वालिफाइड नहीं रखते हैं, तो वहाँ बच्चे को शिक्षा का अभाव रहता है। तो NEP 2020 में क्या कोई व्यवस्था की गई है? देखिए ये मुद्दा ऐसा है जितेंद्र साहब कि हथौड़ा डायरेक्ट नहीं मार सकते आप, है ना। क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि वो टीचर्स को रखते जो है ना, अपॉइंटमेंट करते हैं, वो उनका पेपर वर्क जो है सरकारी कॉलेज से भी अच्छा होता है, ये तो मानेंगे ना आप सरकारी कॉलेज में हैं। पेपर वर्क में मैं दोनों कॉलेजों को जानता हूँ, पेपर वर्क में वो हमारे सरकारी कॉलेज से भी अच्छा मेंटेन रखते हैं, है ना। उनका बिल्कुल टंच रहता है सब कुछ, सारी फाइल फर्स्ट क्लास, वेल क्वालिफाइड टीचर, उनके डायरी में वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं, वेल क्वालिफाइड, है ना। और काम लेते हैं किसी और से, वो जो भी तरीका हो। हमने आज 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20-25 साल, एक जमाना ये था बीएड कॉलेज में, है ना, कि नेट क्वालिफाइड फलाने साहब हैं, बल्कि हमसे हमारे पास कुछ लोगों का फोन आया था। मैंने 2000 में एमएड किया था, उसी साल नेट क्वालिफाई किया। 2001 में हमारी परमानेंट जॉब लगी थी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में। मेरे पास दिल्ली के कुछ कॉलेज से फोन आया कि अपना नेट का सर्टिफिकेट दे दीजिए आप। इसीलिए जो बात बता रहे हैं वो शो करने के लिए कि हमारे यहाँ नेट क्वालिफाइड टीचर हैं, आप दे दीजिए। मैंने दिया नहीं, है ना। बाद में पता चला हमें कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं, प्राइवेट कॉलेज सेल्फ फाइनेंस वाले हैं, वो क्वालिफाइड लोगों की डिग्री को एनसीटी में दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। देखिए, तो इसको चेक करने के लिए डायरेक्ट हथौड़ा चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो एनसीटी ने कह दिया ना कि भाई आप आईटेप रहेगा सिर्फ 2030 के बाद, है ना, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, है ना, और ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन होंगी, तो वो अपने आप उस पर चेक लग जाएगा, अपने आप उसको लिमिटेशन में आ जाएगा अपने आप। 2 साल का जैसे ही संतोष पांडा साहब ने किया था, आपको शायद पता हो कि जब बीएड 2 साल का हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस को स्टूडेंट नहीं मिले हैं। नसरीन मैडम को पूरा पता है ना, उनके पास 100 सीट थी, बच्चे नहीं मिल रहे हैं कॉलेज को, इसलिए कि 2 साल का है भाई, 100 इतना फीस कहाँ से देंगे, नॉन अटेंडिंग को बंद कर रहे हैं अब ये, तो अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होगा। और ये मेरे ख्याल में लगता है कि 2030 वाला जो प्रोविजन है कि भाई सिर्फ आईटेक ही रह जाएगा, तो ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Professor Jasim Ahmed. Thank you sir. Thank you, sir. Very nice session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Very nice session, sir. बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Participants, we will meet at 10:45. Thank you, sir. Thank you. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sir, thank you so much, sir.